अस्सलामुअलैकुम। अर्बन रिसोर्स सेंटर की तरफ से आप तमाम खवातीन प्यारी प्यारी सहेलियों को आज हम खुशामदीद करें। बड़ा अच्छा लगता है जब से खवातीन बैठे हैं तो लगता है कि अपनी हुकूमत है, अपनी दुनिया देख के एक अच्छा एहसास होता है। आज का जो हमारा फोरम है शहरी तरक्की में खवातीन का किरदार, ये यूआरसी का एक सिलसिला है जिसमें हम पहले भी आपको जहमत देते रहे हैं और आप हमारे इस तरह के प्रोग्राम्स में आते रहे हैं। हमने इस सिलसिले में कई लेक्चर्स किए हैं, आप लोगों को याद होगा कम्युनिटी में जाके या यूआरसी आकर हमने जो लेक्चर यानी आगाही का सिलसिला शुरू किया है। इसी में हम ग्रेजुअली हम आहिस्ता आहिस्ता जो आपकी ज़रूरत होती है कम्युनिटी की कि हम उस तक पहुँचते हैं, उस पर हम चाहते हैं कि बात की जाए। अमूमन होता ये है, देखने में ये आया है कि ख़वातीन आप सब अपनी अपनी जगह बहुत अहम किरदार अदा कर रही हैं। हम में से अक्सरियत ऐसी है जो बेशक अपने घर का काम कर रही हैं, दूसरों के घरों का काम कर रही हैं, या घर में बैठ के ऑर्डर पे काम कर रही हैं, या दफ्तर में काम कर रही हैं। किसी न किसी सूरत आप लोग मसरूफ़ हैं। घर की कफालत में, घर के हालात बेहतर करने में आप लोगों का बहुत अहम किरदार है। लेकिन अफसोस उस वक्त होता है कि जब उस किरदार को किसी गिनती, किसी शुमार में नहीं रखा जाता है। और साथ में ये भी होता है कि आप लोगों को कि अगर आप बाकायदा कहीं भी मुलाजमत करती हैं तो आप लोगों को उस तरह की उजरत या मुआवजा नहीं दिया जाता। जबकि मुलाजमत का तो मतलब यही होता है कि मैं अपनी खिदमत को किसी इदारे, किसी घर, किसी फर्द के लिए वक्फ कर दूँ ताकि मुझे एक मुनासिब मुआवजा मिले, और वो मुआवजा मेरी ज़रूरत है। तो ये जब ज़रूरत होती है ना तो इसका भरपूर फ़ायदा उठाया जाता है, और उस सूरत में तो ज़्यादा ही उठाया जाता है। उस सूरत में ज़्यादा फ़ायदा उठाया जाता है कि जब आप नीडी हों, जब आप ज़रूरतमंद हों, तो उस चीज़ का भरपूर फ़ायदा उठाया जाता है। और ख़वातीन के साथ इतनी सारी चीज़ें जुड़ी हुई होती हैं कि वो बेचारी कम मुआवजे पर भी काम करने के लिए तैयार हो जाती है। इसलिए कि वो समझती है कि मेरे घर से फासला करीब है, ये मुझे फ़ायदा है, मुझे ये फ़ायदा है कि ऑफिस का माहौल अच्छा है, मुझे ये फ़ायदा है, तो वो कम उजरत पे भी काम करने के लिए तैयार रहती है। तो इसी पे हम बात करेंगे कि घरों में काम करने वाली वो ख़वातीन जिन्हें कम उजरत दी जाती है, उनके हक़ूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किस तरह हो। उनकी प्रॉब्लम बहुत सारे हैं, उस पर तो मैं बात नहीं करूँगी, उस पर बात करेंगी ज़हरा बाजी। मैडम ज़हरा खान को आज मैंने यहाँ पर बिलख़ुसूस आप लोगों के लिए बुलाया है क्योंकि टॉपिक भी ऐसा है और आप लोगों ने चाहा भी था कि इस पर बात हो कि हम लोग जो घरों में काम करते हैं उनके प्रॉब्लम क्या है, उनके मसाइल क्या हैं, उनको किस तरह से सुना जाए। तो ज़हरा खान का ताल्लुक ट्रेड यूनियन होम बेस्ड वर्कर फेडरेशन से है। अगर उसका कोई इशू है, जैसे कोई मजदूर तबका है, उसको कोई इदारा मेडिकल नहीं दे रहा, उसको दीगर फैसिलिटी नहीं दे रहा, तो हम देखते हैं कि वहाँ पर भी उनके लिए आवाज़ उठाती हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं, रैली करती हैं, मुशायरे करती हैं, लिखती पढ़ती हैं। ऊपर जो गवर्नमेंट के लोग बैठे हुए हैं उनके साथ आप लोगों के लिए मुलाकातें करती हैं। किसी मजदूर रहनुमा, किसी मजदूर का घर टूट जाता है तो उसके लिए भी इनका इदारा पीछे नहीं हटता, वो हमारे साथ आगे आगे रहता है। लेकिन इस वक्त इनकी काम की नौयत बिल्कुल अनोखी, बिल्कुल मुनफरिद है। वो ख़वातीन जो काम कर रही होती हैं, जो किसी न किसी सूरत में मुलाजमत से वाबस्ता है, इसमें मैं भी शामिल हूँ, तो उन पर आज बात करेंगी ज़हरा खान साहिबा। ज़हरा आज बताएंगी किस तरह की, लेकिन इसमें आपकी शमूलियत लाजमी होनी चाहिए। आखिर में आपको सवाल जवाब का मौका दिया जाएगा, आपको जो प्रॉब्लम है वो ज़रूर शेयर कीजिएगा कि मेरे साथ कोई नाइंसाफ़ी होती है तो मैं किधर जाऊँ, मैं किससे शिकायत करूँ, ये आप लोग ज़रूर ज़हरा बाजी के साथ शेयर कीजिएगा। तो आप लोगों के साथ ज़हरा खान। बहुत शुक्रिया आप तमाम साथियों का। पहली बात यह है कि कोई लेक्चर या इस तरह की कोई चीज़ नहीं, हम बातचीत करेंगे, ठीक है। बातचीत में जो चीज़ हम समझ सकते हैं वो हम इसको समझेंगे भी, और कुछ आप हमसे समझेंगे और कुछ मैं आपसे, बल्कि आपसे तो मैं बहुत ज़्यादा कुछ लेकर जाऊँगी। तो थोड़ा सा अगर मुझे पहले ये बताएं कि ना आप लोग जो सब यहाँ बैठे हैं वो कहाँ से क्या करते हैं, कोई भी बात कर सकता है। थोड़ा सा आपके बारे में बता दीजिए। क्या नाम है? आप घर में मुलाजमत, घरों में जाती हैं काम करने के लिए। अच्छा, और यहाँ हमारे कुछ स्टूडेंट्स भी बैठे हुए हैं। स्टूडेंट हैं आप? अच्छा, ठीक है। सोशल वर्क डिपार्टमेंट। और क्या करते हैं आप लोग? मैं जॉब भी करती हूँ, वहाँ पर जॉब करती हूँ, पार्ट टाइम और पढ़ती भी स्टूडेंट। अच्छा, जॉब करती हैं आप, ठीक है। सोशल वर्क। ठीक है। नैन्सी की नहीं, कोई भी बोल सकता है, कोई भी बात कर सकता है। और कोई जो आप में से कोई मुलाजमत करता हो? नहीं, मतलब कुछ भी करते हैं आप, बताइए।
घर में कैसे वक्त गुजरता है, कैसे क्या करती है घर में? आप ही काम करती है, घरों में जाके काम करती हैं आप ही? अच्छा ठीक है। और चल ठीक है, तो आज हम थोड़ा सा जो है ना वो औरतों के ही हवाले से बात करेंगे। तो मेरा ख्याल से शायद फिर मैं आप लोग करीब आके बात करना चाहूँगी। बुनियादी तौर पर जो सीमा ने बताया था मुझे कि जिस पे बात करनी है, वो जो घरेलू जो कम आमदनी वाली खवातीन जो काम करती हैं उनके साथ उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पर या क्या होना चाहिए उसके लिए। तो बुनियादी तौर पर अगर ओवरऑल देखें कि औरत जो है पूरी तारीख अगर उठा के देखें, हम हिस्ट्री उठा के देखें, तो औरत जो तरक्की जितनी भी हुई है इस दुनिया के अंदर जितनी भी पैदावार हुई है, उस सब में औरतों की शमूलियत पहले दिन से है और आज तक है इसके अंदर मौजूद है। बल्कि कुछ दौर ऐसे भी थे कि जो औरतें लीडिंग पोजीशन पे थी, औरतें जो है वो एक रहनुमा की हैसियत से जो है वो किरदार अपना अदा कर रही थी। आप लोगों ने तारीख अगर उठा के देखें तो तारीख में जो है वो दो तरह के निज़ाम हमें जो है ना बहुत देखने को मिलते हैं। अच्छा, मैं तेज बोल रही हूँ तो मुझे रोक दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि मैं बोलते बोलते तेज हो जाती हूँ तो मुझे पता नहीं चलता। मैं अगर तेज बोल रही हूँ समझ नहीं आ रहा तो आप मुझसे दोबारा पूछिएगा, ठीक है, या मुझे कह दीजिएगा कि आप स्लो बात करें। पूरी दुनिया को अगर उठा के देखें तो दो निज़ाम ऐसे हैं कि जो हमें बहुत वाज़ेह तौर पे नजर आते हैं। एक निज़ाम है मदरसरी निज़ाम और दूसरा पदरसरी निज़ाम। मदरसरी कभी सुना है नाम? पदरसरी कभी सुना है नाम? पैट्रियार्कल और मैट्रियार्कल सोसाइटी, दो सोसाइटी के बारे में हम यहाँ पे थोड़ा सा मैं ये बताना चाहूंगी कि मदरसरी समाज में मैंने आपको कहा ना कि औरत का किरदार हमेशा से तरक्की और पैदावार में रहा है। शुरू दिन से लेकर जब से इंसान इस दुनिया में आया है या पैदा हुआ है या जो भी उसकी बनावट है, वहां से लेकर अब तक जो है वो औरत का किरदार हमेशा रहा है। और दो निज़ाम हमें बहुत खुल के सामने आते हैं, एक मदरसरी निज़ाम है और एक पदरसरी निज़ाम है। मदरसरी निज़ाम जो है वो निज़ाम था कि जहाँ हुक्मरानी औरत की, जहाँ वो समाज था, ऐसा समाज था कि जहाँ पर कोई जुल्म ज्यादती किसी पे भी नहीं, औरत और मर्द दोनों कारकुन की हैसियत से काम करते थे। ये नहीं कि कोई एक ऊपर है उसके या तशद्दुद कर रहा है कोई उस पे या कोई एक बहुत बड़ा ताकतवर बन के जो है वो उससे बात कर रहा है, ऐसा नहीं था, बल्कि दोनों मर्द और औरत कारकुन की हैसियत से काम करते थे। और जो उस जमाने के आलात थे, आलात किसको कहते हैं? औजार वगैरह जो भी टूल्स हैं, वो सारे के सारे ऐसे थे कि जो चीज़ों को बनाने के लिए या मजीद पैदावार के लिए होते थे। जैसे औरतें ने जो है वो ज़राअत का शुबा इजाद किया, ये कह सकते हैं हम, ठीक है, कि उसमें जो है ना कोई बीज बोना है या खुरपी, इस तरह की चीज़ें, ऐसी चीज़ें हैं सारी की सारी कि जो कि कोई एक चीज़ पैदा करने के लिए या समाज के फायदे के लिए जो है वो होती है। तो आलात देखें आप, इस तरह से मवेशी पालना ये औरत का काम है सारा। औरत ने जो है उन जानवरों को इस तरह बनाया कि वो आपको दूध भी देते हैं, आप उसका स्किन इस्तेमाल करते हैं या आप जो है वो उससे गोश्त को इस्तेमाल करते हैं या इसको प्रिजर्व करते हैं। गोश्त को जो है जैसे गोश्त ये सारी मतलब प्रिजर्व करने की उर्दू क्या होगी? महफूज करना के, जैसे पुराने जमाने में बल्कि अब भी होता है ना, गोश्त को जो है वो महफूज कर देते हैं कि वो बाद में इस्तेमाल के काबिल हो, सुखा के इस्तेमाल करते हैं कोई लोग इस तरह से। ये सारी औरतों की इजाज़त है कि उस जमाने में औरतें जो है वो इस कदर समाज से या कुदरत से इतनी अमांग थी या इतनी करीब थी कि वो कुदरत को मजीद इजाफा कर रही थी, मजीद उसमें जो है बेहतरी ला रही थी और मजीद उसको जो है खूबसूरत बना रही थी, ना कि उसको तबाह और बर्बाद कर रही थी। इसी तरीके से खेती बाड़ी हम जो कहते हैं, तो ये औरत का कारनामा है कि खेती बाड़ी जो उसने शुरू की है इजाद, आप इजाद भी कह सकते हैं इसको, कि कौन सा फल खाने वाला है और कौन सा फल खाने वाला नहीं है। मतलब हमें नहीं पता तारीख में कितनी औरतें मर गई होंगी सिर्फ रखने में कि ये वाला फल खाया जा सकता है कि नहीं खाया जा सकता, ये वाली सब्जी खाई जा सकती है या नहीं खाई जा सकती। तो उन औरतों का कमाल है कि खेती बाड़ी जो है वो शुरू हुई और खेती बाड़ी के नतीजे में जो है वो चीज़ें हमें खाने के लिए बहुत सारी चीज़ें जो है मिली, वरना लोग जो है वो जंगल में जो है वो शिकार के लिए निकल जाते थे, कभी मिला कभी नहीं मिला, जानवर मिला या नहीं मिला, कभी भूखे रह गए। तो एक दूसरा ऑल्टरनेटिव दिया औरत ने कि वो बीज भी बोकर फल की सूरत में या सब्जियों की सूरत में हम खाते हैं,
उसको इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से जो तिब है, वो जिसको कहते हैं ना जड़ी बूटियों का इल्म, ये भी औरतों की इजाद है कि कितना इस्तेमाल करना है उसको। अगर इससे ज्यादा ले लिया तो ये पॉइजन बन जाएगा, जहर बन जाएगा। कितना मिकदार में इस्तेमाल करना है। जैसे अक्सर टोटके जो घरेलू टोटके होते हैं, तो यही होते हैं ना, दालचीनी इस्तेमाल कर लो, लौंग रख दो, और इस तरह से लहसुन खा लें या कोई इस तरह से। तो ये सारी चीजें हैं, ये औरतों की, मतलब औरत का समाज के अंदर किरदार एक अहम किरदार था। औरत कार्टून की हैसियत से समाज के अंदर मर्द के साथ मिलकर काम कर रही है। लेकिन जब ये एक चीज निकल के ये आई कि भाई बकरियों को जो है वो सिर्फ उनको जो है वो काट के खाया नहीं जाता, बल्कि उससे दूध भी निकाला जा सकता है, उससे कपड़े भी बनाए जा सकते हैं, उससे सर्दी से बचा भी जा सकता है। तो जखीरा करने का जो है एक दौर आया कि हर चीज अपने कब्जे में लेने का दौर आया। तो वो दौर जो है वो कदरसरी निजाम को हम कहते हैं कि उस निजाम के अंदर एक जिन्स का जो है वो बाकी लोगों पर असर ज्यादा होने लगा, और उसने अपने हिसाब से फिर कवानीन बनाने शुरू किए, जिसके अंदर औरत का किरदार जो है वो बहुत पीछे चला गया या बिल्कुल तारीख से जो है वो गायब हो गया। तो ये जितने भी समाज थे, कदरसरी समाज की जो मिसालें हैं, उसकी इर्तका जो है वो गुलामी दौर से होता है, या गुलाम बनाया गया। पहले गुलाम और आका का कॉन्सेप्ट था, फिर इसके बाद जागीरदार और किसान का कॉन्सेप्ट आया, फिर इसके बाद जो है वो अब जो निजाम चल रहा है वो सरमायादार और मजदूर का है, ठीक है। और इसमें अपने जो है वो मसाइल है और अपने जो है वो सारी चीजें हैं। तो इस तरह से देखा जाए कि सारी पैदावारी जो निजाम थे, ये पैदावारी जो जराए थे, तरीके थे, उसके अंदर जो सबसे मेन चीज है कि जमीन, फैक्ट्री, औजार, ये सब किसी एक की मिल्कियत होते हैं, ये मेरी है, उसको जाती मिल्कियत कहते हैं। इस जाती मिल्कियत में जो है वो फिर औरत भी जाती मिल्कियत होती है, यानी औरत को भी जो है वो उसके जिस्म पे कंट्रोल किया गया, उसके सारे काम पे कंट्रोल किया गया, और कहा गया कि औरत जो है वो हमारी मर्जी के बगैर ना निकलेगी, ना कोई काम करेगी, ना इस तरह से। तो इस तरह से जो है वो आप देखेंगे ये पूरे पैदावारी समाज के अंदर आप जब जाती मिल्कियत का कॉन्सेप्ट आता है, जाती मिल्कियत का तस्वुर आता है, तो जाती मिल्कियत के तस्वुर में औरत मजीद जो है मस्ती की तरफ गई। एक मदरसरी समाज था कि जहाँ वो आजाद थी, जहाँ कोई ज्यादती नहीं, कोई तशद्दुद नहीं था। लेकिन एक समाज फिर ऐसा आया कि जिसके अंदर ज्यादती भी हुई, उसमें जबर भी हुआ, और एक्स्ट्रा काम भी उसको करना पड़ा। तो जाती मिल्कियत के अंदर खास तौर पर जो है आप ये कह सकते हैं कि इसके अंदर जो है वो औरत जो है वो उजरती गुलाम के तौर पर भी हमें नजर आती है। जैसे जागीरदाराना समाज है, जागीरदाराना समाज जो है उसके अंदर हम कहते हैं ना कि औरत को पढ़ने नहीं दिया जाता है, मर्जी की शादी नहीं करने दी जाती है। खैर अभी भी होता है, वो सरमायादार समाज में भी होता है ऐसा। औरत जो है वो बात नहीं कर सकती, जायदाद में हिस्सा नहीं कर सकता, अगर मांगती है तो उसकी जो है वो शादी या उसको कुरान से मंसूब कर दिया जाता है, या उसको कारोबारी कर दिया जाता है। सुना होगा लफ्ज़ ये वाला आपने बहुत सुनते हैं ना। तो इस तरह के बहुत सारे रस्मात जो है वो औरत पे, मतलब एक औरत, जागीरदार समाज में औरत को गुलाम से ज्यादा कोई हैसियत नहीं, सिर्फ बच्चा पैदा करने वाली मशीन या रुकाने वाली कोई चीज आप उसको कहते हैं, ठीक है। इसी तरीके से सरमायादारी समाज जो आजकल जो चल रहा है, मिक्स, बल्कि पाकिस्तान में तो मिक्स है, जागीरदारी भी है और सरमायादारी भी है। तो उसके अंदर थोड़ी बहुत तो आज़ादी मिली औरत को कि वो घर की कैद से निकली और फैक्ट्री में गई या काम करने के लिए निकली, लेकिन उसके ऊपर मजीद बोझ बढ़ गया। एक तो घर का काम भी वो कर रही थी, घर का जो जुल्म है वो भी बर्दाश्त कर रही थी, लेकिन फिर फैक्ट्री के अंदर जाकर भी वो हरासा हुई, उसको कम उजरत दी जाती है। अभी भी ऐसा ही है कि कम उजरत दी जाती है, उसको जो है समाजी तहफ़्फ़ुज़ में कोई इसका किरदार, मतलब उसको कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होती है, अगर बीमार होती है तो कोई इलाज की सहूलत नहीं मिलती है, पेंशन की कोई सहूलत नहीं है यहाँ पर उसके लिए। बहुत कम औरतें होंगी, बल्कि डेटा ही हमें नहीं मिलता यहाँ पे कितनी औरतें जो है वो समाजी तहफ़्फ़ुज़ के इदारों से या पेंशन के इदारों से जो है वो रजिस्टर्ड है यहाँ पे। तो बुनियादी तौर पर देखें कि ये कमोडिटी के तौर पर जो है वो शय के तौर पर जो है हमारे सामने आए, और जितना भी मुश्किल काम है यहाँ पर, जितना भी मुश्किल काम है वो औरत के जिम्मे होता है। अगर खास तौर पर घर का काम मुश्किल काम है, कोई आसान काम नहीं, एक दिन मर्द करे तो कितना परेशान हो जाएगा। मतलब ये ऐसा हुआ है 1975 में आइसलैंड एक जगह है, वहां पर 90% औरतों ने एक दिन तय किया कि उस दिन वो घर का काम नहीं करेंगी, और बाकी ऐसा हुआ कि वो 1975 में उन औरतों ने 90% औरतों ने काम नहीं किया करता। तो मर्द जितना परेशान हुए कि काम, ऑफिस का काम भी देखा वहां से भागते हुए, अपने बच्चों को संभाला, खाना पकाया, ये किया वो किया, तो बहुत परेशान हुए, मतलब पूरी दुनिया रुक गई।
लेकिन हमें जो है वो ये कहा जाता है अक्सर कि घर का काम कोई काम नहीं है। हालांकि अगर देखा जाए तो वही हकीकत में काम है कि आप जो है वो एक आने वाली नस्ल भी इस पैदावारी समाज में देते हैं और जो पैदावार कर रहा है उसका भी ख्याल रख रहे हैं। यानी आप डबल काम कर रहे हैं, खुद भी काम करते हैं, जो काम कर रहे हैं उनका ख्याल भी रखते हैं, और जो आने वाली नस्ल है या आने वाला गुलाम है उसकी भी आप देखभाल कर रहे होते हैं, उसको भी जो है वो आगे बढ़ा रहे होते हैं। तो जितना मुश्किल काम है वो सारे का सारा औरत के ऊपर होता है, और जब मर्द वो काम करता है तो उसको पैसे मिलते हैं। मिसाल के तौर पे मर्द अगर खाना पकाता है होटलों में, रेस्टोरेंट में, छोटी छोटी जगहों पे, तो पैसे लेके काम करता है या बगैर पैसे भी करता है, ठीक है। इसी तरीके से जो है वो दूसरे और भी काम है कि जिसमें मर्द पैसे लेकर जो है वो काम उस तरीके से कर रहे होते हैं। लेकिन बुनियादी तौर पर आप देखिए कि जितना काम औरत करती है वो मुफ्त होता है, बगैर उजरत के कर रही होती है। उसके बावजूद उसको उस तरह का सिला नहीं मिल रहा होता, उसके बावजूद उसको जो है वो उस तरह का जो एप्रिसिएशन मिलना चाहिए या मईशत में उसका किरदार होना चाहिए, उड़ाना चाहिए, वो नहीं होता। तो बुनियादी तौर पर 3 तरह के काम आप कह सकते हैं कि जो औरत, जिसमें मर्द भी है लेकिन औरत सबसे ज्यादा है इसके अंदर। 3 तरह के काम है। एक तो होता है पेड वर्क, एक होता है अनपेड वर्क, और एक होता है अंडर पेड वर्क। अब इसकी उर्दू जो है बड़ी मुश्किल होगी करना मुझे। एक जो काम है कि जो अनपेड काम है, यानी ऐसा काम कि जिसके पैसे ही नहीं मिलते हैं और वो सारा का सारा घर का काम है, बच्चे संभालना, बच्चे को दूध पिलाना, ये सारा काम अनपेड है, जिसकी कोई उजरत औरत को नहीं मिलती। लेकिन अगर औरत या वो घर सिंपल कहें कि जैसे आप काम करने जाती हैं, कितने पैसे मिलते हैं आपको? 10,000। कितने घरों में जाती हैं? 6 घरों में जाके 10,000 आपको मिलते हैं, ठीक है। और हर घर में 3 घंटे तो देती होंगी आप, कम से कम 3 घंटे होता ही होता है, ठीक है। यानी 6 घरों में काम करने के बाद उनको जो है 10,000 मिलते हैं, जो भी है वो मिलते हैं पैसे। एक घर में काम करती है तो कितने मिलते हैं? 2,000, ठीक है। अगर यही काम आपके घर पे आके कोई करे तो पैसे देने पड़ेंगे ना आपको। तो यानी घर में आप वो काम करती है, झाड़ू पोछा करती है, खाना पकाती है, बच्चे को दूध पिलाती है, बच्चे को संभालती है, शौहर का ख्याल रखती है, सारा काम करती है, वो उसकी कोई उजरत नहीं मिलती है। तो कितना काम हम सब्सिडी के तौर पर जो है वो कर रहे होते हैं, कितना हम काम उनको करके दे रहे होते हैं बगैर मुआवजे के। हालांकि चीन में जो है वो, चीन में और इंडिया में इस बात पे बहस हो रही है, और भी बहुत सारे ममालिक इस बात पे बहस हो रही है कि जो घर का काम है उसको भी मईशत में गिना जाए, उसको भी जीडीपी का हिस्सा बनाया जाए। जैसे चीन के अंदर जो है इसी साल मार्च के महीने में चीन के अंदर जो है तलाक का केस आया, तो उस तलाक के केस में जो है वो जज ने ये फैसला दिया कि 5 साल उस औरत ने आपके घर में बगैर पैसे लिए काम किया, तो आप जो है वो 5.5 लाख उनको पे करें, और वो पे करना पड़ा उसको। तो इसलिए ये बातचीत अब शुरू हो गई है कि इस काम को भी काम गिना जाए, और खुद औरत भी कभी बाजों का नहीं गिनती है। अक्सर औरत से पूछे ना कि मतलब जैसे नॉक करते हैं, हम दरवाजा नॉक करते हैं और पूछते हैं ना कि भाई कोई है घर में, तो अंदर से क्या आवाज आती है? ज्यादातर कोई नहीं है। कोई नहीं है। तो हम कोई नहीं है, हम भाई हैं। हालांकि अगर देखें कि पूरी तारीख उठा के देख लें कि आपका किरदार कितना अहम था। ज़राअत आपने शुरू की, बर्तन ये सारी चीजें बनाना आपने शुरू किया, टिप आपने शुरू किया, कपड़ा बुनना आपने शुरू किया, ये सारा काम आपका था। लेकिन जब बेचने की बारी आई तो उसमें एक जिन्स का कंट्रोल ज्यादा हो गया, वो जो भी रीजन था या जो भी वजह थी उसका कंट्रोल ज्यादा हो गया। तो एक हिस्ट्री में ये सारा काम आपने किया है जिसको अब गिनना जाने की तरफ बातचीत चल रही है। पाकिस्तान तो अभी बहुत पीछे है उससे कि अभी इस तरह की बातचीत में शुरू हुई। इसी तरह से अंडरपेड काम होता है। अंडरपेड मतलब यानी एक काम है, उस काम के आपको 10,000 मिलने चाहिए लेकिन आपको 3,000 मिल रहे हैं, उसको अंडरपेड वर्क कहते हैं, काम कहते हैं। यानी फैक्ट्री में अगर आप काम करने के लिए जाती हैं, जैसे आपने मिसाल दी जो सिंध का कानून है, बल्कि पाकिस्तान में जो मिनिमम वेज है, जो कम से कम उजरत है, वो 17,500 है, ठीक है। यानी एक मजदूर जिसके पास कोई हुनर नहीं है, जो अभी अभी काम पे लगता है, उसकी जो उजरत है वो 17,500 है, ठीक है। अब इसको तकसीम कर दें 8 घंटे से, तो 1 घंटे के आपको 85 रुपए या 84 रुपए बनते हैं कि वो मिलने चाहिए। अगर आप अपने काम को तकसीम करें कि महीने के आपको 2,000 मिलते हैं,
तो ये 84 रुपीज बनते ही नहीं है, ये बिल्कुल 30 रुपये 20 रुपये पे चले जाते हैं। यानी आप देख लें कि एक पैसे आपके तय है मुल्क में कि 80 रुपये मिलने चाहिए, लेकिन आपको 20 रुपये मिल रहे हैं, तो कितना पैसा नहीं मिल रहा है आपको? 60 रुपये नहीं मिल रहे हैं आपको। तो ये 60 रुपये किधर जा रहे हैं? किसी के फायदे में तो जा रहे हैं ना, किसी के बेनिफिट में तो जा रहे हैं ना। तो इसलिए कहते हैं कि जो ज़राए पैदावार का जो कंट्रोल हुआ है या जो पदरसरी निज़ाम है, बुनियादी तौर पे मुनाफे का निज़ाम है। आप समझते हैं कि कम से कम हुकूक दें और ज़्यादा से ज़्यादा आप उससे खींच दें। आपकी जेब में पैसा 1 रुपया भी है तो वो भी निकाल लें, लेकिन आपको अपने हुकूक से जो है वो महरूम रखें। आपको ये भी नहीं पता हो कि आपका हक क्या है, आपका हुकूक, आपके हुकूक क्या है, और ना ही हमें वाकई पता नहीं होता आईन में क्या लिखा है। हमें नहीं पता हमारे बारे में क्या लिखा है, पता है आप लोगों को? पढ़ा है आईन? कभी पढ़ा है? मुल्क का आईन जो सबसे बड़ा आईन है हमारा, कानून जो होता है। शायद स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों को कुछ थोड़ा बहुत पता होगा, लेकिन आम औरत को तो बिल्कुल नहीं पता होगा। आम औरत को तो पदरसरी मदरसरी निज़ाम का भी नहीं पता होता कि इसका निज़ाम हमें बताया नहीं जाता कभी भी, ना मदरसों में, ना स्कूलों में, ना कहीं पे कि कोई ऐसा समाज भी था कि जहाँ औरत को गुमराही करती थी। जायदाद औरत से लड़की को मुंतकिल होती थी, बाप से बेटे को नहीं होती थी। औरत अगर चाहती कि कोई काम नहीं कर रहा है घर में तो वो मर्द को बाहर निकाल सकती थी कि तुम अपना बोरिया बिस्तर लो और बैठो। लेकिन आज हम ये करेंगे तो पता लग जाएंगे। है ऐसा, हंसने वाली बात नहीं है, लेकिन इसको समझने की बात है, ठीक है। तो इसी तरीके से हम देखें कि अंडरपेड काम को मैंने समझ में आ गया अंडरपेड काम क्या होता है, ठीक है। एक होता है अनपेड काम है, दूसरा इसलिए कहते हैं लिखिए। इसी तरीके से अंडरपेड काम है कि जो काम की जितने पैसे मुआवजा मिलना चाहिए वो नहीं मिलता, उससे कम मिलता है। कि फैक्ट्रियों में भी होता है ऐसा, फैक्ट्री में 17,500 मिलने चाहिए, लेकिन औरत जो काम करती है, और सबसे ज्यादा औरत जो है ना टेक्सटाइल फैक्ट्रियों में काम करती है, खासतौर पर 8,000, 9,000, 10,000, मर्दों से कम पैसे मिलते हैं। और ये एवरेज, ये ऐसा नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान में, ये पूरी दुनिया में ऐसा है, सिवाय चंद मुल्कों को छोड़ के कि जहाँ पे मर्द और औरत हकीकी बुनियाद पे कानून की नजर में बराबर है और हर चीज बराबर है। तो इसलिए जो है वो हम कहते हैं कि ये जो गैप है, ये जो फर्क है उजरत का, वो 30 से 40-50, कहीं कहीं बाज़ों का 70 भी है। यानी 100 रुपए में से 30 रुपए आपको मिलते हैं, और मर्द अगर कोई काम करता है तो उसको 70 रुपए मिलते हैं या 60 रुपए मिलते हैं, 40 रुपए आपको मिलते हैं। इस तरह से आपको तो ये डिवीजन जो है वो इस तरह से होता है। इसी तरीके से फिर एक काम होता है पेड काम होता है, जिसकी मैंने मिसाल आपको दे दी कि पेड काम भी है, लेकिन वो 17,500 की मिसाल दी मैंने आपको, 17,500 की मिसाल दी, और 17,500 में जो है वो सेम काम, जैसे ये मार्कर बनाने का काम मर्द भी कर रहा है, औरत भी कर रहे हैं। वो भी सुबह 7 बजे शुरू करता है, 5 बजे खत्म करता है। औरत भी सुबह 7 बजे शुरू करती है, शाम को 5 बजे खत्म करती है। लेकिन वो जो काम करता है उसको ज्यादा पैसे मिलते हैं, उसको मराद भी ज्यादा मिलती है, उसको यूनियन बनाने का हक भी होता है, उसको सामाजिक तहफ़्फ़ुज़ भी मिलता है, पेंशन भी मिलता है। लेकिन औरत वही काम करती है तो उसको ये सब सहूलियात जो है वो नहीं मिल रही होती। तो ये 3 तरह के इस तरह की कैटेगरीज बनती है। और पूरी दुनिया में अगर देखा जाए तो पूरी दुनिया में जो हिस्सा हम डालते हैं, जैसे जो काम जिसके हमें पैसे नहीं मिलते हैं वो 60% है, यानी 7% काम हम इस मईशत का करते हैं जो कहीं गिनती में नहीं आता। इसी तरीके से जो काम अंडरपेड है कि जो के काम करते हैं लेकिन उसके बावजूद जो है वो उसकी उसी हिसाब से जो है वो काबिलियत के साथ चीज़ें नहीं मिलती हैं, वो जो है वो 50% है। और जो 50% हम अपना हिस्सा डालते हैं उसके अंदर। 100 रुपए हैं तो 100 रुपए में से 50 रुपए हमारे जाते हैं, हमें मिलते नहीं, लेकिन हम वो दे रहे होते हैं, लेकिन उसकी एवज हमें कोई सहूलत नहीं मिल रही होती। इसी तरीके से जो पेड काम होता है वो 44% होता है कि मतलब 100 रुपए में 44% हमें जो है ना उजरत हम जो काम करते हैं उसके हिसाब से हमें मिलते हैं। अब मैं यहाँ पर, क्योंकि जो टॉपिक उन्होंने सीमा ने मुझे दिया है वो है तो बहुत बड़ा, और बहुत बड़ा है, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें जो है ना मतलब ये छोटे से वक्त में कम वक्त में नहीं हो सकता। इसलिए मैं मुख्तसर जो हमने किया है या जो हमारी जद्दोजहद है उस पर मैं बात करूँगी। इसमें से कोई सवाल अगर आप करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं। तो ये देखें, काम की नौइयत जो है वो बदलती रहती है। जब औजार बदले हैं, खुरपा और ये सारी चीज़ें थी, जब हल आया तो बिल्कुल समाज बदल गया, ज़रूरी समाज में चले गया। जब मशीनें आई तो ज़रूरी समाज से समाज उठकर सरमायादारी में आ गया, सरमायादारी समाज में आ गया। तो इसी तरीके से काम भी अलग अलग होते गए। पहले खेत का काम करते थे, जो खेत में काम कर रहे थे, खेत मजदूर थे, वो फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं या घरों में काम कर रहे हैं। तो काम
बड़ी तेजी से तब्दील हुआ है। पूरी हिस्ट्री में अगर हम देखें तो बड़ी तेजी से तब्दील भी हुआ है। तो इसको काम को जो है दो हिस्सों में तकसीम किया गया है, एक रस्मी काम है और एक गैर रस्मी काम है। रस्मी काम क्या होते हैं? ये मैं माइक निकाल दूं। अब रस्मी काम क्या होते हैं और गैर रस्मी काम क्या होते हैं, ताकि फिर आगे जो मैं बात करूं तो आपको बहुत वाज़ेह तौर पर समझ में आ जाए क्या है। जो समझ में आता है आप बताइए। रस्मी और गैर रस्मी, कभी लफ्ज सुने हैं? जी, जो समझ में आता है बताइए। जैसे मैंने कहा था ना, हम बातचीत करेंगे, लेक्चर नहीं है आज, बातचीत है हमारी। मैं बताऊं? जी मैं बता सकती हूँ? हाँ जी बताइए। अब कोई नहीं बोल रहा था, आपने कोई चीज जिसका बाकायदा कोई कायदा कानून हो, जो किताबों में लिखा हुआ हो, वो रस्मी होगा। जैसे हम लोग घरों में काम करते हैं, वो कहीं हमारे जो असूल है वो कहीं तय नहीं है, हमारी तनख्वाह कहीं तय नहीं है, कितनी कटेगी वो भी कहीं तय नहीं है, मैं कितनी छुट्टियाँ करूँगी, ये सब ज़बानी हो रहा है। कोई बाजी ईद की छुट्टी को बुलाती है, कोई बाजी नहीं बुलाती, ये कोई तयशुदा बात नहीं है। तो इसको हम गैर रस्मी कहेंगे, इसलिए भी कोई कायदा कानून नहीं है। अगर बाकायदा जैसे ये दफ्तर है, इदारा है, मैं यहाँ पर काम कर रही हूँ, यहाँ पर पूरी लिखत पड़ेगा कि मैं छुट्टी करूँगी तो क्या होगा क्या नहीं होगा, तो इसको मैं रस्मी कहूँगी। जबरदस्त। समझ में आई मेरी बात? आप बोले, अब आपने से कौन बोलेगा? जैसे मैंने घर के जो काम करने के लिए फॉर्मल में आते हैं, बिल्कुल कोई काम नहीं है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर मैं ऑफिस के साथ भी काम करूँगी तो फिर मुझे उसकी एक भी मिलेगी और एक कारण भी रहेगा। हालांकि मैं घर में भी उतने ही काम कर रही होंगी जितने कि मैं बाहर जाके कर रही हूँ, मेरे ऊपर अपनी जिम्मेदारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, लेकिन उनकी क्रेडिट होगी और एक वैल्यू भी। बिल्कुल जबरदस्त। आप में से कोई बोल जाओ, एक एक को बोलूं फिर मैं। तो उन्होंने कहा था ना टीचर पूरा पढ़ा के जाएंगी। हाँ जी, पूछो एक से फिर नहीं पूछूं? नहीं, जो भी समझ में आ रहा है आपको, जो आपको समझ में आ रहा है बात करें। हम यहाँ सीखने के लिए आए, हम समझने के लिए आए, कोई इम्तिहान नहीं कि आपको आप बोलिए जी। तो इसका मतलब है उनकी बात समझ में नहीं आई ना? सीमा की बात समझ में आई आप लोगों को? सीमा ने जो कहा था, मेरी आवाज आ रही है? पीछे तक आ रही है? ठीक है। और तेज तो नहीं बोल रही मैं? जबरदस्त। हाँ जी, सीमा ने कहा तो जो इसका मतलब समझ नहीं आया आपको? हाँ या नहीं का भी तो जवाब दे दो। आगे निकलो। सबको समझ में आता है, लेकिन हमारी रोल ऐसी ही है ना कि अपने लेकिन हमको औरतें बैठी है ना सारी की सारी यहाँ पे। आप कहें तो ये कैमरा भी बंद कर देते हैं। नहीं, शिविर में और एग्जांपल ढूंढ रहे हैं, ये नीचे जैसे आपने एग्जांपल बता दिए और कुछ ढूंढ रहे हैं। नहीं, वही सेम बता दें, उन्होंने जो बताया मुझे वही बता दें। अच्छा, हाँ, मैं ये नहीं कह रही कि कोई और नहीं बात करें, वो जो इन्होंने बताया है, सीमा ने बताया है, वही बता दें। चलिए। जैसे अगर फैक्ट्री में जाके काम करते हैं, वहाँ तय है कि आप कितने घंटे काम करोगे, कटिंग का काम या कुछ भी पैकिंग का काम, वही अगर हम घर में करते हैं तो उसकी उजरत नहीं है, क्या पता कितनी देर में कितना करो, लेकिन वहाँ के टाइम नोट होता है तो उसकी दे देते हैं, और घर में जब करो तो उसकी नहीं। ठीक है, चलिए। आपका इसका सबसे ज्यादा घर के काम में है, ठीक है। लेकिन अभी हम देखेंगे कि रस्मी काम, गैर रस्मी काम में और क्या क्या है। रस्मी काम मतलब जिसका कोई उसूल और ज़वाबित कानून बना हुआ हो, ठीक है। रस्मी काम क्या है? जिसके कानून मौजूद हो, उसूल और ज़वाबित मौजूद हो कि किसके तहत हम लोगों को पैसे देंगे, किसके तहत हम लोगों को निकालेंगे, किसके तहत हम लोगों को रखेंगे, किसके तहत हम क्या देंगे, सहूलत देंगे, ठीक है। रस्मी काम का मतलब क्या है? रूल बने हुए हो, कानून के दायरे में आते हैं और रूल्स बने हुए, ठीक है। इस तरीके से गैर रस्मी काम क्या है? जिसके रूल्स ना बने हों और बहुत सारे लोग जो हैं वो किसी भी मतलब काम तो कर रहे हैं लेकिन उसका काम गिना नहीं जाता है, उसको उजरत उस तरह से नहीं मिलती और ना दूसरे फायदे या फवाइद उनको मिलते हैं। तो अब ये जो सेक्टर है, ये गैर रस्मी सेक्टर है, इसमें बहुत तेजी से इजाफा हो रहा है और इस सेक्टर में जो है वो कमी आ रही है। वजह क्या आप समझते हैं? तालीम की कमी तालीम की कमी और शऊर भी नहीं है। और
भी पता है। सबसे अहम यही है। माता तो बोलती भी नहीं अपनी हक के लिए। हाँ ऐसे ही वही पदाश्री निजाम आ गया वहाँ पर। ठीक है, वैसे तो और कुछ? लेकिन वहाँ पे डाल के ना लोगों को और तो अपने हुकूक का नहीं। हाँ, वो आगे बात। मैं बोला कि गाइडेंस में किसी के भी पता नहीं होता, हमें गाइडेंस भी नहीं मिलती है, बिल्कुल। और मेरा वर्जन क्या है। अब मैं आपने जितनी भी बातें कही बिल्कुल ठीक है, ठीक है कि ये जो है ये वजह बनती है कि इसलिए काम कम हो रहे हैं, काम ज्यादा हो रहे हैं। बुनियादी तौर पर इस काम में बड़ी तेजी से इजाफा हो रहा है, इनफॉर्मल सेक्टर में या गैर रस्मी काम में बहुत तेजी से इजाफा हो रहा है। सिर्फ इसमें घर का काम नहीं, और भी चीजें इसके अंदर शामिल हो रही है। गैर रस्मी काम का जब मैंने कह दिया कि किसी दायरे में नहीं आता है, किसी कानून के दायरे कार में नहीं आता, इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि सरमायादार, जागीरदार या वो तबका जिसके पास तमाम वसाइल हैं, जाती मिल्कियत है, जिसके हाथ में कंट्रोल है, जाती मिल्कियत है जिसके हाथ में, वो जो है वो सिर्फ मुनाफा कमाना चाहता है। वो ज्यादा से ज्यादा पैसे का अंबार अपने पास जमा करता है और लोगों को ज्यादा गरीब और ज्यादा अपने हुकूक से महरूम करता है। और इसकी वजह से जो है वो बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारे रसूल बनाता है, बहुत सारी पॉलिसी बनाता है, बहुत सारे जो है वो तरीके निकालता है कि किस तरीके से वो ज्यादा से ज्यादा कमाए और कम से कम उसको देना पड़े। आपने नाम सुना हो, ये नाम सुना है IMF? ये क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। लेकिन करता क्या है ये? कर्ज देता है, और उससे उस कर्जे से क्या होता है? बाकी कारोबार होते हैं। आप लोगों ने सुना है? आपको अकील ने सुना है? ये बताइए, टीवी पे सुना होगा ना, इमरान खान रोज शोर करता है कि ना इतना कर्जा ले लिया है, पुरानी हुकूमत ने इतना कर्जा ले लिया था, इसकी वजह से हमें जो है वो कर्जा देना पड़ता है और हम पैसे मुल्क में बचते नहीं है। और सुना है कि नहीं सुना? मेरा ख्याल से जो इसको बंद कर दे सही तरीके से क्लास लो। नहीं ये आप लोगों की नहीं बना रही है, मैडम की बना रहे हैं। अच्छा, ये इससे तो कोई प्रश्न नहीं है, ये बंद करवाते हैं। नहीं ठीक है, कोई इसमें नहीं है, इसकी वजह से तो अरे आपको भी दिख रहा होगा कि किसको कवर कर रहा है। आप लोगों की नहीं जा रही है इसमें, सिर्फ ज़ाहिरा बात जा रही है, मैं भी नहीं जा रही हूँ। ठीक है, चले अब मैं थोड़ा सा एक चीज दिखाती हूँ, क्योंकि मेरे स्लाइड्स जो मैंने बनाई थी वो उर्दू इंग्लिश दोनों में है, इसलिए मैं उर्दू में नहीं कर पाई तो मैंने इसको इंग्लिश में ही कर दिया है। उर्दू में हम बात कर लेंगे, लेकिन बात उर्दू में हम करते हैं। ये माउस कैसे चलेगा यहाँ पे? अच्छा, अलग से रखा हुआ है। हाँ, ये नहीं। जब हम कुछ इदारे ऐसे हैं कि IMF है, वर्ल्ड बैंक है, ये नाम सुना होगा या मतलब आप खवातीन ने नहीं सुना है, लेकिन ये ऐसे इदारे हैं जो मुल्कों को कर्जा देते हैं और कर्जा देने के नतीजे में वो बहुत कुछ हमसे छीन लेते हैं। बहुत सारी मराद जो हमें हुकूमत की तरफ से एक शहरी को मिलती हैं वो सब के सब वो हमसे वापस ले लेते हैं। मिसाल के तौर पर कि हुकूमत की जिम्मेदारी थी कि अगर आटा मिसाल दे, ठीक है, अगर आटा जो है वो 50 रुपए का मिल रहा है मार्केट में, तो वो 15 रुपए खुद डालती थी और बाकी पैसे हम लेते थे। तो एक सब्सिडी थी, इसको सब्सिडी कहते हैं। उर्दू में क्या कहेंगे इसको? मराद, मतलब हुकूमत की जानिब से एक अवाम के लिए, एक शहरियों के लिए एक मराद होती थी, सहूलत होती थी कि 50 रुपए का अगर आटा मिलता है तो वो फिर मार्केट में आटा 15 रुपए हमें खुद कम देती थी और बाकी जो है वो हम 35 रुपए हम देते थे, तो वो जरा कम पड़ता था। इसी तरीके से ये रियासत की जिम्मेदारी है कि अगर कोई शहरी यहाँ का बीमार होता है तो उसका इलाज जो है वो हो सके, कम पैसों में या इलाज हो सके। कोई शहरी अगर इसमें रहता है, इस मुल्क में रहता है और इतना बूढ़ा हो गया है कि वो काम करने के काबिल नहीं है, तो उसको पेंशन मिल सके।
तो ये जो सारी मनात होती है वो इस तरह की, जब हम एग्रीमेंट को साइन करते हैं, कर्जे लेते हैं बाहर के मुल्कों से, तो ये आहिस्ता आहिस्ता हमसे ये चीजें छीन लेते हैं। अब देखें बिजली की कीमत में मजीद इजाफा हो रहा है ना। घर में बिजली इतनी नहीं चलती, लेकिन 4000 का बिल तो आता ही आता है, या 2000 का बिल आता ही आता है। फ्रिज भी बंद कर दो तो फिर भी जो है वो इतना बिल आ रहा होता है। इसी तरीके से आप देख लो कि पेट्रोल की कीमत में 6 रुपए का इजाफा कर दिया, आप कह रहे हैं ये मजीद बढ़ेगा। पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो सारी चीजें ऑटोमेटिकली, सब्जी, हर चीज आपकी जो है वो बढ़ना शुरू हो जाती है, ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट बढ़ना शुरू हो जाती है, सब्जियां बढ़ना शुरू हो जाती है। तो ये इदारे ऐसे होते हैं कि जिनके नतीजे में जो है वो हम बहुत ज्यादा परेशानियां बर्दाश्त कर रहे होते हैं, लेकिन उससे हमें कोई फायदा नहीं मिल रहा होता है। अब इस पॉलिसी के नतीजे में फिर जो है बहुत सारी और चीजें होती हैं कि जो ये सरमायादार जागीरदार मिलकर जो बनाते हैं और ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाते हैं और कम से कम लोगों को देते हैं, तो उसके नतीजे में ये होता है कि वो बहुत सारे इदारे, जो मुल्क के इदारे होते हैं, उनको बेच देते हैं। जैसे रेलवे है, PGCL है, जो लोगों को मराद देता था कम पैसों में, सहूलत आप इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन वो बिल्कुल प्राइवेट कर दिया उसको। यानी अगर आपके पास पैसे हैं तो आप इलाज करा लें, नहीं तो मर जाएं। आपके पास पैसे हैं तो स्कूल में पढ़ने चले जाएं, नहीं तो जाने चले जाएं। आपके पास पैसे हैं तो खाना ले लें, वरना भूखे मर जाएं। ठीक है, तो ये सारी चीजें जब निस्तारी में जाती हैं, चीजें, किसी भी चीज को बेच दिया जाता है, औने पौने दामों बेच दिया जाता है, तो उसके नतीजे में फिर जो लोग होते हैं, वो उस जगह पे काम करने वाले होते हैं, उनकी नौकरियां चली जाती है। और सबसे पहले ज़र्ब उन लोगों को पड़ता है जो ट्रेड यूनियन या इत्तेहाद में होते हैं, जो इत्तेहाद से लड़ते हैं, अपने हुकूक लेते हैं, हुकूक के लिए लड़ते हैं, हुकूक के लिए मुनज़्ज़म होते हैं और हुकूक हासिल करते हैं। उन पे सबसे ज़्यादा पहले ज़र्ब लगाते हैं, उनको उठाते हैं, उन पे तशद्दुद करते हैं, उनके ऊपर जो है ऐसे इल्ज़ामात लगाते हैं कि वो बर्दाश्त नहीं कर पाता उन सारी चीज़ों को। तो ट्रेड यूनियन का खात्मा हुआ इस तरीके से बहुत कम होगी। मतलब पाकिस्तान की अगर हम ट्रेड यूनियन की कहें तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो 2%, बल्कि इससे भी कम है। और अगर उसके अंदर से हम ये PTCL, PIA और ये सब निकाल दें तो सिर्फ 1% लोग प्राइवेट सेक्टर है जो ज़्यादा, जिसमें हम लोग काम करते हैं, फैक्ट्री में काम करते हैं या घरों में काम करते हैं, कहीं पे भी काम करते हैं, उसमें हम सबसे ज़्यादा हैं। 1% लोग जो है वो उसमें मुनज़्ज़म है और औरतें तो बहुत ही कम है, तो गिनती में शुमार ही नहीं है। इसी तरीके से जो है वो बहुत तेजी से, बहुत चालाकी से जो रस्मी काम था, यानी जिस काम का आपको, मतलब जिस काम को करने से आपके हर साल उजरत बढ़ती थी, पेंशन मिलती थी आपको, मराद दूसरी जो मिलती थी, ट्रांसपोर्टेशन मिलती थी, छुट्टी का अलाउंस मिलता था, छुट्टियां मिलती थी, वो सब के सब वो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम, ठेकेदारी निज़ाम के जरिए खत्म कर दिया। यानी सीमा जो है, मतलब मैं सीमा के पास काम करती थी पहले और सीमा मेरी मालिक थी, ठीक है, तो वो हर साल उसको मेरी पैसे बढ़ाने पड़ते थे। यानी आज मेरी इस साल मेरी तनख्वाह जो है 17,500 है, तो नेक्स्ट ईयर जो है मेरी तनख्वाह जो है वो 18,000 हो जाएगी, तो वो तो गिना ही गिना है उनको। इस तरीके से अगर मैं इनके पास काम कर रही हूँ मुस्तकिल मुलाजिम की हैसियत से, तो ये मेरा इंदराज जो है वो समाजी तहफ़्फ़ुज़ के इदारे से भी करवाना लाजिमी है और पेंशन के इदारों से भी कराना लाजमी है, और उसके अंदर कुछ पैसे जाते हैं, यानी अपनी उजरत का 6% जो है वो उसके अंदर जाता है। यानी 10 में से 6 रुपए ये पे करती थी हमारे कि ताकि हम अपनी सहूलत ले सकें, लोग बीमार होते हैं या दवाइयाँ चाहिए होती तो वो ले सकें, या पेंशन की जब 60 साल 55 साल की उम्र में जब हम रिटायर होते हैं तो वो सहूलत ले सकें। वो सब के सब बचा लिया इसने। कैसे? कि अब मेरा मालिक जो है वो सीमा नहीं है, वो ये खातून है, क्या नाम है? फातिमा। यानी उन्होंने मुझे निकाल दिया फैक्ट्री के अंदर, ये काम की जगह पे एक ठेकेदार फातिमा को लेकर आ गए। अब मैं फातिमा की मुलाजिम हूं और फातिमा जो है वो कहीं पे भी मालिक है नहीं। सीमा तो मालिक की हैसियत से रजिस्टर्ड थी, इंदराज था उसका, लेकिन फातिमा का इंदराज है ही नहीं। तो ये कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम, ये ठेकेदारी निज़ाम है कि ये ठेकेदारी निज़ाम के नतीजे में अब मुझे पता ही नहीं कि मेरा मालिक कौन है, मैं किसके लिए काम करती हूँ, किस फैक्ट्री के लिए, किस ब्रांड के लिए काम करती हूँ। ठेकेदार भी चेंज होते रहते हैं, ठेकेदार भी चेंज होते रहते हैं। मतलब एक साल मैंने फातिमा के साथ काम किया, दूसरे साल उनके साथ किया, तीसरे साल उनके साथ किया, तो पेंशन फिर हमारी बनती नहीं है कि आपने तो काम ही नहीं किया मुसलसल सीमा के पास।
तो कैसे सीमा आपको जो है वो सामाजिक आपको सारी चीजें देंगी। तो ये इन पॉलिसियों का नतीजा होता है कि इन पॉलिसियों के नतीजे में ये सब कुछ हमारे पर असरात होते हैं और बहुत आहिस्ता इस तरह से होते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता और हम जो है वो उस जबर का शिकार हो जाते हैं, उस सारी चीजों में चले जाते हैं। महंगाई में इजाफा हो गया है, ट्रांसपोर्ट में की कीमतों में जो है वो इजाफा हो गया, मतलब अगर हम बस से भी कभी कहीं जाना चाहें तो मेरा ख्याल से 100 रुपए से कम तो लगता ही नहीं है। 70-80 रुपए तो कहीं नहीं जाते। आप जैसे स्टूडेंट्स जाती हैं, यूनिवर्सिटी जाती हैं, तो आपके अगर बस से जाती हैं आपको तो पैसे इतने लगते होंगे, आपके आने जाने में खर्च हो जाते हैं 150-200 लग जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। और तो आपको बस में ये भी सिस्टम नहीं है, पहले तो ये था कि पब्लिक बस चलती थी तो कम पैसे, हाफ पैसे हो जाते थे। अब पब्लिक बस ही खत्म हो गई, सारी प्राइवेट बसेस आ गई हैं। तो ये असर हमारे पर पड़ रहा होता है, लेकिन हमें इन पॉलिसियों का पता ही नहीं होता है कि ये पॉलिसियां जो हुक्मरान साइन कर रहे होते हैं IMF और वर्ल्ड बैंक के साथ, वो हमारी जिंदगियों पे क्या असर कर रहा होता है। ये जो बजट आया है, इस बजट का क्या असर है, उन्होंने क्या हमें दिया है, उस बजट में हमें क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं। तो हम उसके लिए तैयार ही नहीं होते कि हमें करना क्या है, हमें किस तरह से खड़ा होना है, किस तरह से बात करनी है, लेकिन ये असरात हम पे पड़ते जाते हैं। इसका एक असर जो है वो ये होता है, इसका एक असर ये हुआ है कि ये गैर रस्मी शोबा जो है वो तेजी से बढ़ा है, ठीक है, चाहे वो किसी भी शक्ल में हो, वो हमारे दरमियान जो है वो तेजी से बढ़ा है, जिसके अंदर कोई चीज लागू नहीं होती और इसमें सबसे ज्यादा तादाद जो है वो औरत की हुई है। जोर से नहीं हंसो, कहा जाता है ना, क्योंकि हम बदलते समाज में रहते हैं जहाँ पे एक शख्स ने जो है वो या एक जिन्स ने कंट्रोल पूरा लेकर तमाम कवानीन अपने हिसाब से ढाल लिए हैं, तो औरत जो है वो बहुत ज्यादा उसका शिकार होती है और अकलियत है तो फिर उससे भी ज्यादा जो है वो शिकार होती है। तो एक तो गुर्बत होती है कि गुर्बत के नतीजे में हमें काम चाहिए, फैक्ट्रियां काम से निकाल रही हैं लोगों को, तो कोई काम नहीं है करने को, तो जो काम मिल रहा है वही हम करते हैं। तो चाहे वो घर में काम मिल जाए या घर के बाहर जाके काम करना पड़े या कोई और काम मिले, लेकिन कुछ तो पैसे आएंगे, कुछ नहीं से कुछ आना बेहतर है। तो गुर्बत एक नतीजा होता है। फिर घर में कैद होते हैं औरतें, ज्यादा रखा जाता है औरतों को कैद। जब बाहर निकलती हैं तो पहले ये कहा जाता था कोई, लेकिन अब थोड़ा सा कम है, लेकिन अभी भी है कि भाई ये औरत घर से बाहर जा रही है कमाने के लिए, अभी भी जो है इसको गाली समझा जाता है हमारे यहाँ। अभी भी इसके लिए लोग तैयार नहीं है कि औरत जो है वो बाहर निकल के काम करे। हालांकि इससे जो है तरक्की ही होगी, समाज जो है वो तरक्की करेगा माइंडसेट के हिसाब से भी और मईशत के हिसाब से भी। यानी कि एक बंदे पे इतना बर्डन नहीं पड़ेगा ना, 2 कमाने लग जाएंगे तो बर्डन भी नहीं पड़ेगा और साथ में जो हमारी सोच है वो भी तब्दील होगी कि आप भी इंसान हैं। मतलब जैसे अशरफुल मखलूकात तो हम दोनों ही है ना, इंसान मर्द भी है औरत भी है ना, लेकिन औरत अपना दिमाग का इस्तेमाल या अपनी चीजों जो उसको एक इंसान के तौर पे अपनी हैसियत मनवानी चाहिए वो नहीं है, ठीक है। वो मैंने आपको कहा रसूमात भी है, रिवायात भी हैं, तकायद भी हैं कि जो औरत को इन सारी चीज़ों में बंद रखते हैं और उनको बात नहीं करने देते हैं। सोसाइटी ऐसी है हमारी कि जिसमें हम अगर कोई औरत बाहर निकलती है घर से तो उसको रेप कर दिया जाता है, उसको छेड़ा जाता है, उसको कम किया जाता है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि जो औरत फिर सोचती है कि मैं ऐसा काम करूँ कि जिसमें घर से भी ना निकलना पड़े या ऐसा काम हो कि जिसके अंदर जो है वो परेशानी ज़्यादा नहीं हो, लेकिन एक्चुअल में परेशानी वाकई में होती है। इसी तरीके से जो गैर रस्मी शोबे में औरतें काम करती हैं वो सबसे सस्ता मजदूर होते हैं, सबसे सस्ता मजदूर। जैसे मैंने आपको कहा कि अगर मैं आपकी तकसीम करूँ, हिसाब करूँ तो आप शायद 20 रुपए से भी कम काम, 1 घंटे के 20 रुपए से भी कम आप जो है पैसे मिलते हैं आपको। तो सबसे सस्ता मजदूर जो है ना वो औरत होती है और बच्चे। फिर सबसे बढ़कर जो वो काम जितना करिए उसको इंसान ही समझ जाता है कि ये थक भी गई है। आने का टाइम नोट किया जाता है, इतनी देर से आई हो ये हो बिल्कुल। तो जाने का नहीं नोट किया, बिल्कुल। जा कब रही है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसा है। टाइम के औकाते कार्ड लंबे होते हैं सारी चीजें। इस तरह जैसे से छुट्टी करने का मसला है तो अब तो आपको आना है, तुमने छुट्टी कर ली, खत्म हो गई। बिल्कुल, दो भी हफ्ते बस आप मामले अभी कानून साजी हम लोग कर रहे हैं तो बिल्कुल आपको मिलेगा मुझसे। तो ये बहुत सारी रीजन है कि जिसकी वजह से औरत जो है वो गैर रस्मी शोबे में सबसे ज्यादा होती है कि वो सस्ता मजदूर है, रवायात हमें रोकते हैं, कोई बात करने से हमें कोई रोकता है, तालीम नहीं होती है, अवेयरनेस नहीं होती है, हमें पता नहीं होता। जैसे हमने जब मैं अपनी मिसाल दे रही हूँ कि जब हमने ये इन औरतों को मुनज़्ज़म करना शुरू किया था तो हमें अक्सर कहा जाता था कि यार ये तो पता नहीं कौन है, ये औरतों को, हमारी औरतों को बेच देती है।
या औरतों को बरगला रही है। वर्गला रही है, बेच देंगी, या फिर वो कहते थे कि ना मगरी ज़दा कर देंगी औरतों को। अब मगरी ज़दा पूछा जाए कि उनके ज़हन में क्या है, हमारे ज़हन में तो कुछ और है, उनके ज़हन में क्या है। उनके ज़हन में ये आज़ाद हो जाएगी, काबू भी नहीं आएगी। आज़ाद का मतलब क्या है? ये नहीं कि कंट्रोल में ना आना, अपनी मर्जी नहीं, नहीं, कंट्रोल अपनी मर्जी चलाएगी, हमारे अपनी ऊपर मर्जी के, चलाएंगे, हमारे पे भी सिर्फ अपनी मर्जी चलाएंगे। हाँ, हमारे हुक्म के ताबे नहीं रहेगी। मकसद हमारे हुक्म के ताबे नहीं रहेगी, पहले अपनी मर्जी चलाने लग जाएगी। मर्जी क्या होता है? मर्जी मतलब अगर आपके पास शऊर आता है तो शऊर के नतीजे में आप चीजों को ठीक करते हैं ना। सही। मतलब एक हमें ठीक करने की तरफ लेके जाता है ना। लेकिन उनके ज़हन में ये नहीं है, वो ये कहते हैं ये बाहर समझा निकल गई है, बिल्कुल, बाहर निकल गई है, उसके बाहर की हवा लग गई है हाँ। और ये अब मेरे कंट्रोल में नहीं आएगी। घर के काम जैसे रूटीन होता, पता चल गया कि मैं नहीं करूँगी, तो ये पहले तो चुपचाप करती रहेगी, अब नहीं करेगी। हाँ, ये पता चले समाज में जो हम रहते हैं इसकी पैदावारी शक्लें मैंने आपको बताई थी, ये उसके बाकी असरात है, लेकिन इससे निकला जा सकता है, इससे निकलने की जरूरत है हमें। वो कैसे होगा वो फिर आप ही मुझे बताएंगे, फिर आखिर में बात को कंक्लूड करेंगे। अब गैर रस्मी शोबे की तरफ में आ जाती हूँ। गैर रस्मी शोबे में जिसने आप लोगों ने जैसे यहाँ बात की, जब मैंने पूछा कि फॉर्मल और इनफॉर्मल काम क्या होता है, तो सब लोगों ने आप लोगों ने कहा कि घर का काम। इसमें सिर्फ घर का काम नहीं आता है। गैर रस्मी शोबा बहुत बड़ा है, बहुत वास्ट है। इसके अंदर आप जो घरों में जाके काम करती हैं, खाना पकाने का, बच्चे संभालने का, ड्राइवर है, माली है, ये सब के सब डोमेस्टिक वर्कर कहते हैं, वो घरेलू मजदूर कहते हैं। ठीक है, इसी तरीके से जो गैर रस्मी काम है, गैर रस्मी काम में किसान भी हैं जो खेतों में काम करते हैं या करती हैं, गैर रस्मी है पूरा का पूरा। और हमारी मीशत सबसे ज्यादा 41% जो है हमारी मीशत एग्रीकल्चर है। इस तरह से भट्टा मजदूर हैं, वो भी गैर रस्मी है, मजदूर हैं कि कोई कानून नहीं है उनका, और उनको जो है वो 1000 ईंटें बनाते हैं तो 600 या 700 रुपये मिलते हैं, पूरा दिन लग जाता है और पूरा खानदान जो है वो इस पे काम कर रहा होता है। इस तरह से जो फिशरी में काम करते हैं खवातीन या मर्द, ये इनफॉर्मल है पूरा का पूरा या गैर रस्मी है। इसी तरीके से लेडी हेल्पर, जब सेहत के जो इस तरह के काम है वो इनफॉर्मल हैं, इनफॉर्मल या गैर रस्मी में आते हैं। इसी तरीके से जो टीचर्स हैं, टीचर्स की भी तनख्वाह मेरा 2500 1500 ऐसी मिल रही होती है ना, जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते होते हैं। पूरे महीने का मैं फोन चूस लेते हैं और फिर आखिर में इतनी सैलरी देते हैं। ठीक है, तो ये जो गैर रस्मी है, अगर एक कानून के हिसाब से अगर देखा जाए तो रस्मी है, आप रस्मी हो गया है ये सिर्फ के अंदर। इसी तरीके से घर मजदूर होते हैं। घर मजदूर की बात अब मैं ज्यादा करूंगी क्योंकि हमने उनको मुनज़्ज़म किया, कैसे मुनज़्ज़म किया इसकी बात करूंगी। घर मजदूर कौन होता है? औरतें तो होती हैं, मर्द भी होते हैं, लेकिन क्या है घर मजदूरी से क्या समझ में आता है आपको? घरों में भी काम करना, क्या काम करना मतलब? मतलब जैसे सिलाई करना, बुनाई करना, खाना बनाना, खाना भी बनाते बेचते खाना बना के, हाँ, इस तरह का काम करना। जबरदस्त जबरदस्त। तो डोमेस्टिक वर्क, ये घरेलू मजदूर और घर मजदूर में फिर कोई फर्क है क्या? घर मजदूर में हम पैसे कमाते हैं, लेकिन हम पैसा नहीं मिलता। घरेलू काम पैसे नहीं मिलते? आपको पैसे नहीं मिलते? 10,000 मिलते हैं ना, उन्होंने बताया 10,000 मिलते हैं उनको महीने। 6 किलो में काम करती हैं। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा बता दूं कि बुनियादी फर्क इन दोनों में ये है कि इनका मालिक नजर आता है। यानी आपका नाम क्या है? आसिया। यानी ज़हरा जो है वो आसिया के घर में जाके काम कर रही है, तो मेरी मालिक कौन है? आसिया। और मैं अपने घर से निकल के किसी और के घर में यानी मालिक की जगह पे जाके काम कर रही हूँ। ठीक है, तो वो डोमेस्टिक वर्कर्स में आते हैं। यानी मैं मालिक के घर जाके काम कर रही हूँ या उसके घर जाके किसी के घर जाके काम कर रही हूँ। घर मजदूर वो होते हैं जिनको होम बेस इंग्लिश में जो कहते हैं वो मजदूर होते हैं जो अपनी मर्जी की जगह पे घर में या अपनी मर्जी की जगह पे बैठ के कोई भी काम सर अंजाम देते हैं जिसके नतीजे में उनको पैसे मिलते हैं। ये वाज़ेह है? अपने मालिक को दो, अपने मालिक खुद नहीं होते, वो ठेकेदार ही देता है उनको। लेकिन ज्यादा उनको उतना वो नहीं होता, जाना इधर आना ये वो अपनी मर्जी से करते हैं। यानी किसी का डर हुनर नहीं होता है तो अगर हुनर होता है कुछ करने का है आपका हुनर तो फिर आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं। हाँ, लेकिन उसको दो कैटेगरीज है ना। आप जिसकी बात कर रही हो वो सेल्फ एम्प्लॉयड है। सेल्फ एम्प्लॉयड मतलब यानी मैंने अपना कोई कारोबार किया है।
घर में बैठी, यानी मैंने आज कपड़े सी लिए तो सी लिए, नहीं सिए तो दे लिए, और नहीं सिए। लेकिन जो ठेकेदार काम देता है या मिडलमैन काम आके देता है तो वो करना ही करना, ठीक है। तो पाकिस्तान में ज्यादा तादाद जो है वो मिडलमैन की है, 30 वर्कर्स की है, ठीक है। तो इसके अंदर दो और तारीफ आती है। ये समझ में आ गया क्या फर्क है दोनों का? ये दोनों का फर्क समझ में आ गया? शॉर्ट करूं क्या करूं? क्योंकि घर मजदूर अपनी मर्जी की जगह पे या अपने घर में बैठ के कोई भी काम सर अंजाम देते हैं और उसके नतीजे में उनको उनके एवज उसको पैसे मिलते हैं, ठीक है। ये किसी और के घर जाके कोई खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। इनका काम पैदावारी होता है और इनका काम खिदमत में आता है। जैसे आप लोग ऑर्डर पे काम देते हैं, लहसुन छीलना, लहसुन छीलने का, या फिर कोई मर्जी के मुताबिक करना, हाँ, मर्जी के मुताबिक ऑर्डर लगाना, कोई भी आपको ऑर्डर पे काम तो दिया जाता है। ठीक है। अब इसके अंदर दो काम आते हैं, एक सेल्फ एम्प्लॉयड होता है। सेल्फ एम्प्लॉयड की उर्दू क्या होती है? मतलब खुद का काम। खुद का काम। और दूसरा जो है वो पी से हाँ आपके नंबर कटेंगे। कट जाएंगे। हाँ मैं वैरायटी होती है, अम्मा अब डॉक्टर बनाने जा रहे थे वो नहीं बनी तो राइटिंग उनकी कैसे होगी। खैर, तो घर मजदूर जो है वो उनको कहते हैं कि जो अपने घर में बैठ के या अपनी मर्जी की जगह पे बैठ के कोई भी पैदावारी काम करते हैं और उसके नतीजे में उसको पैसे देते हैं। और इसके अंदर दो तरह के लोग होते हैं, एक वो कि एक खुद का अपना काम करते हैं, ठीक है। यानी जैसे ये 100 दुपट्टे हैं, 100 दुपट्टे में मुझे ये पिको करना है, ठीक है। मैं मॉडर्न मार्केट गई, मॉडर्न मार्केट से 100 दुपट्टे खरीदे, मेरे घर में सबने बैठ के काम किया और जाकर हमने सीमा को बेच दिया और सीमा ने हमें उसके 20 दुपट्टे के या 100 दुपट्टे के पैसे दे दिए। दूसरा काम पी सेट वो काम है कि सीमा थान लेकर आई मेरे पास कि मुझे कल चाहिए, इसको क्रॉपिंग कर दो या सिलाई कर दो, ये जो भी काम है, ठीक है। अगरबत्ती बनाने का, लहसुन छीलने का है, मुर्गियों के पर वगैरह छीले जाते हैं, जरदोजी का काम है, मोटर बाइक्स के जो लाइट्स होती हैं वो बनाए जाते हैं, चूड़ियाँ बनाई जाती हैं, बहुत सारे काम है इसके अंदर आते हैं। अब जब हमने इनको मुनज़्ज़म करना शुरू किया तो तादाद बहुत ज़्यादा थी। मतलब एक अंदाजे के मुताबिक हम कहते हैं कि 1 करोड़ 20 लाख के करीब ऐसे लोग मौजूद हैं पाकिस्तान के अंदर। कितने हैं? 1 करोड़ 20 लाख के करीब ये जो है लोग यहाँ पे मौजूद हैं और जो रोजाना खिदमत अंजाम दे रहे हैं। सरमाया जो है मतलब उनके काम के नतीजे में कोई चीज़ मार्केट में आती है और मार्केट में प्रॉफिट और वो सारी चीज़ें होती है, लेकिन उसका कोई बेनिफिट, उसका कोई जो मराद है जो मिलनी चाहिए उनको मजदूर की हैसियत से वो नहीं मिल रही है। तो फिर उनको मुनज़्ज़म करना शुरू किया हमने और उस मुनज़्ज़म करने के नतीजे में तीन बुनियादी मराहिल थे कि जिससे हम जुड़े हैं। पहला ये, जैसे मैंने कहा कि हम घर गए, वो जगह हमने तलाश की कि जो फैक्ट्रियों के करीब थी, फैक्ट्रियों के जो करीब थी वहाँ पे हम गए, वहाँ औरतों से मिले, मर्दों से मिले, उनसे बात किया कि आपके साथ किस तरह से ज्यादती होती है, किस तरह से आपके जो मेहनत करती हैं उसके एवज आपको कुछ नहीं मिलता है और मुल्क की मीशत में ना किरदार है आपका और ना ही आपको जो है वो उजरत पूरी मिलती है। और मर्द अगर वो काम करता है तो उसके ज़्यादा रेट होते हैं, आप काम करती हैं तो उनके कम रेट होते हैं और बाज़ औक़ात तो रेट पैसे मिलते भी नहीं है, क्योंकि सरमाया जो मिडलमैन या कोई भी ठेकेदार जो काम करने आता था उनके पास वो बाज़ औक़ात काम करवा के पैसे भी नहीं देता था, क्योंकि औरतों को पता ही नहीं होता था कि ये कौन है, कहाँ रहता है, कहाँ से आया है। वो काम ले लेती थी और पता ही नहीं होता था। बाज़ औक़ात फिर औरतों को पता ही नहीं होता था मतलब कि वो पैसे लेने हैं तो कहाँ जा रहे हैं। 15 दिन के बाद, 20 दिन के बाद इस तरह से वो पैसे उनको इस तरह से मिलते हैं। बीमार हो जाए तो कोई इलाज सहूलत नहीं है उनके पास। इस तरीके से वो अपना घर फैक्ट्री की तरह इस्तेमाल करती हैं। मतलब अगर मैं सीमा के पास काम करती हूँ तो इसकी अपनी बिल्डिंग होगी, लाइट इस्तेमाल करेगी, गैस इस्तेमाल करेगी, उस सबका बिल ये देगी, फिर उजरत भी मेरी बढ़ाएगी, मुझे पेंशन भी दिलवाएगी, मुझे ये सारे काम करेगी। लेकिन मैं अब अपने घर को फैक्ट्री की तरह इस्तेमाल कर रही हूँ, तो लाइट भी मेरी इस्तेमाल हो रही है, बिजली भी मतलब गैस भी मेरा इस्तेमाल हो रहा है, घर का जो जगह है वो भी मेरी इस्तेमाल हो रही है। तो मतलब कितनी चीज़ों से ये सीमा बच गई, जो इसके ऊपर जिम्मेदारी की देने की वजह से बहुत सारी चीज़ों से बच गई। वो हमें यानी मतलब मैं अगर मिसाल दूँ, जो चूड़ियाँ बनाती है, कांच की चूड़ियाँ हैदराबाद में बनती है, एक तोड़ा होता है, एक तोड़ा उसको बंच कहते हैं, जिसके अंदर एक रस्सी होती है, रस्सी में जो है चूड़ियाँ लपेट के जो है वो देते हैं। 375 चूड़ियाँ होती हैं उसके अंदर। उसकी सदाई जुड़ाई करनी होती है और सदाई जुड़ाई करने के बाद जो है वो फिर आगे का प्रोसेस, आगे का काम होता है उसके अंदर। तो उसमें जो है वो उनको 6 रुपये मिलते हैं।
यानी 375 चूड़ियों को अगर वो जोड़ेगी या सीधा करेगी तो उसको 6 रुपए या 7 रुपए मिलेंगे। हाँ। और उसके जो है वो एक दिन के अंदर वो 20 या 40 तोड़े बनाती है। और सिर्फ वो अकेले काम नहीं करती थी, उसकी बेटी, उसका छोटा बेटा, बहन भाई जो भी है वो सब मिलके करते हैं। यानी उजरत में ले रही, यानी सीमा ने ये काम मुझे दिया है, पैसे ये मुझे देगी, लेकिन मेरे साथ 4 लोग या 2 लोग या 3 लोग और काम कर रहे हैं, वो बगैर पैसे लिए हुए सीमा का काम कर रहे हैं। और इसकी उजरत में इजाफा भी हो रहा है, उसकी आमदनी में भी इजाफा हो रहा है, और ये एक फैक्ट्री से दूसरी फैक्ट्री, तीसरी फैक्ट्री लगाई जा रही है, लेकिन जो मेहनत कर रहा है, जो मेहनत का शात है, उसको उस तरह से नहीं मिल रहे हैं। तो फिर हमने लोगों को समझाना शुरू किया, तो लोग, औरतों को समझ में आई ये बात, और फिर उन्होंने खुद तय किया कि यार ये तो हमारे साथ ज्यादती हो रही है। वरना जब हम उनसे पूछते तो वो यही कहती थी यार कि यार ये तो ठेकेदार तो बहुत अच्छा है, सीमा तो बहुत अच्छी है, ये तो मैंने घर में आके काम दे रही है। लेकिन जब पता चला कि सीमा हर घर से कितने पैसे रखती है तो समझ में आया, यानी वो सिर्फ मुझे तो नहीं देती होगी ना 40 तोड़े, वो आपके घर में भी दे रही है, आपके भी घर में दे रही है, आपके भी घर में दे रही है, तो हर घर से वो कितने पैसे बचा रही है। तो वो सिर्फ काम, इसका काम क्या है कि सिर्फ देना है, लेकिन उस काम के देने के नतीजे में जो कुछ ये कर रही है वो उसका बेनिफिट या उसका फायदा लोगों को नहीं मिल रहा है। तो ये औरतों को भी बात समझ में आई। जो औरतें हमारे आज हमारे 3500 से ऊपर मेंबर है पूरे सिंध के अंदर, सारी औरतें हैं। 8 मार्च को जब हम रैली निकालते हैं या 1 मई में हम रैली निकालते हैं तो सारी औरतें जो है वो निकल के नारे लगाती हैं, आगे खड़ी होती हैं हमारे साथ और जद्दोजहद का वो हिस्सा बनी है। इसके बाद फिर हमने जब उनको मुनज़्ज़म कर दिया, उनको कवानीन बता दिए, तो फिर हमने जो है वो फिर कानून की तरफ बढ़े और कानून अपनी यूनियन बनाई। पाकिस्तान की पहली ट्रेड यूनियन है ये, जो NRC से रजिस्टर्ड, इस्लामाबाद से रजिस्टर्ड है, हमारी जो इसको कहते हैं हम होम बेस्ड विमेन वर्कर्स फेडरेशन, पहली ट्रेड यूनियन है ये ख़वातीन की और घर मजदूर की पूरे पाकिस्तान में। कानून पास हुआ 2018 में, जो है कानून पास हुआ, इस कानून का नाम है सिंध होम बेस्ड वर्कर्स एक्ट। अब इसकी रूह से सिंध के अंदर जितने भी घर मजदूर हैं, जितने भी होम बेस्ड वर्कर है, वो कानून के दायरेकार में आ गए हैं। यानी पहले वो मजदूर की तारीफ में नहीं थे, अब वो मजदूर की तारीफ में आ गए हैं। और मजदूर की तारीफ में आने का मतलब ये है कि आपका कम से कम उजरत भी तय होगा, आप यूनियन भी बना सकते हैं, आपका मालिक अगर आपके से पैसे दिए बगैर भाग जाता है या कटिंग कर लेता है, काट देता है और उसको बताता नहीं है कि क्यों काटे हैं इसने, उसका केस लड़ा जा सकता है कोर्ट के अंदर। सेहत की सहूलत मिलेगी, पेंशन मिलेगी, जो दूसरे और मजदूरों को जो मराद मिलती है, ग्रांट है, मैरिज ग्रांट है, या बच्चों की तालीम के लिए जो ग्रांट मिलता है, ये सारी चीजें जो है वो आप उस मजदूर को, घर मजदूर को मिल सकती है। अब इनकी रजिस्ट्रेशन का काम शुरू हो गया उसमें। तो बुनियादी तौर पर सिर्फ मुख्तसर मैं ये कहना चाहूंगी कि इन औरतों ने, इन 3500 औरतों ने उस जमाने में 10 साल पहले हमने जद्दोजहद का आगाज किया था, और 10 साल पहले इन औरतों ने अपनी ये जो उनके साथ जो कुछ हो रहा था उसको महसूस किया और उस समाज में मुनज़्ज़म होकर दिखाया ख़वातीन ने, कि जिसमें जहाँ मजहबी जुनूनियत भी है, रवायात हमें रोकती हैं, नफरत है हमारे बारे में, औरतों को निकलने के बारे में, लेकिन उसको दूर रख के, पीछे रख के उन्होंने मुनज़्ज़म भी हुए और उन्होंने जाके तहरीक का हिस्सा भी बने, और तहरीक का हिस्सा बन के आज उन्होंने कानून पास कराया। और ये पूरे साउथ एशिया में पहला कानून है जो सिर्फ सिंध में पास हुआ है, पाकिस्तान के किसी और सूबे में भी पास नहीं हुआ है। सिर्फ सिंध के अंदर होम बेस्ड वर्कर जो, और हमने सिर्फ औरतों के लिए काम नहीं किया, हमने फिर मर्दों के लिए भी किया और ट्रांसजेंडर के लिए किया। मतलब हमारा जो कानून का नाम है वो होम बेस्ड वर्कर एक्ट है, होम बेस्ड वर्कर औरत एक्ट नहीं है, ये दोनों के लिए एक्ट है, तीनों के लिए एक्ट है, और ये इन सब पे लागू होता है और इसकी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस शुरू हो रहा है। अगर आप समझते हैं कि आपके इलाके में कुछ घर मजदूर औरतें हैं और उनको रजिस्टर होना चाहिए लेबर डिपार्टमेंट के साथ, ताकि उनको फिर ये सारी बरात मिले, तो आप बताइएगा जरूर, हम आपको आपके पास आ जाएंगे, आपको बता देंगे किस तरह से। तो एक सिर्फ हमने सिर्फ एक इशू को नहीं उठाया, हमने फिर और भी इशूज को उठाया। गली का मसला होता था, सड़क का मसला होता था, किसी को मारने पीटने का मसला होता था, हम हर मसले पे लोगों के साथ, औरतों के साथ खड़े होते थे। तो ये कारवां हमारा बड़ा हो गया और कारवां हमारा बन के आ गया। तो हमने जितनी सियासी जिद्दोजहद की, सीमा ने आपको बताया कि हम हर जगह पे खड़े होते हैं, चाहे वो घर टूटने का वाकया हो, घर पे कब्जे का वाकया हो, किसी को उठा लेने का वाकया हो, किसी के साथ जो है वो ज्यादती हो रही है, हम सब के साथ खड़े होते हैं। हमारी औरतें आके खड़ी होती हैं और मजबूती से खड़ी होती हैं, वो भूखे में होती है लेकिन नारा लगाती हैं, लोगों से बात करती है।
तो वो ये एक ताकत, ये खुदएतमादी जो है वो लोगों से आती है, एक दूसरे से आती है हमें। जैसे हम यहाँ सारी औरतें बैठी हैं तो हमें मेरा ख्याल से शर्म करने की जरूरत ही नहीं है। किस बात का शर्म? कोई बात गलत बात नहीं होती है, इसलिए बात हर किसी को करना चाहिए। हमारे टीचर जो है वो अक्सर हमें कहती थी जियाउलत का नाम सुना है आप लोगों ने? जिसने यहाँ पर आके जो है वो औरतों के हवाले से सारे कानून को जिस तरह से बनाया, जिस तरह से काले कानून बनाए और औरतों पे जो ज्यादती हुई उस दौर के अंदर, तो उस दौर की एक ये भी निशानी है कि सवाल ना करना। तो जब सवाल नहीं करते हैं तो जहन भी नहीं खुलता, इसलिए सवाल बहुत लाजिम होता है। जब सवाल करते हैं तो चीजें समझ में आती है और फिर जज्बा भी पैदा होता है कि किसी जद्दोजहद में शामिल होना है, किस तरह से खड़ा होना है और सबके लिए लड़ना है। और जब एक इंसान खड़ा होता है ना तो आपके साथ 10 लोग और आगे खड़े हो जाते हैं। मतलब मैं अकेली थी जब मैंने शुरू किया था ये काम, आज हमारे साथ 3000 से ऊपर मेंबर है, 3500 मतलब 3500 के ऊपर मेंबर्स हैं हमारे OSM के अंदर। तो ये तादाद जो है वो औरतों की, जो बहादुर औरतें थी उन्होंने समझा। हमें ये भी कहा गया कि यार तुम लोग अगर बाहर निकलोगी, मतलब उन औरतों को जब मुनज़्ज़म हो रहे थे तो उन औरतों को ये तक कहा गया कि अगर तुम घर से बाहर निकलोगी ना तो तुम्हारे दिल ज्यादा आ जाएंगे, तुम अगर घर से बाहर निकलोगे ना तो बॉम्ब ब्लास्ट हो जाएगा। तो औरतों को हर तरीके से दबाया गया, रोका गया कि वो किसी तरीके से ये जद्दोजहद का हिस्सा नहीं बने। समाज में जो उसका रोल था, जो मैंने आपको शुरू में बताया कि ज़राअत आपने शुरू की, कपड़ा आपने बनाया, बर्तन आपने बनाए, प्रिजर्व करना चीज़ों को आपने सीखा, सारी चीज़ें आपने शुरू की, लेकिन उस पूरे किरदार से आपको हटाकर, हमें तारीख से हटाकर जो है वो एक जगह कैद कर दिया, गुलाम बना दिया सीधा सीधा। तो समाज में हम अपना किरदार अदा नहीं कर पा रहे हैं। अब वो औरतें अपना समाज में बड़ा किरदार अदा कर रही हैं, दूसरे लोगों को, दूसरे ख़वातीन को मुनज़्ज़म कर रही हैं, उनको हौसला देती है, उनको खड़े होने का हौसला देती है, उनको लड़ने का हौसला देती है। ये हमारी कामयाबी है कि जिसके नतीजे में हमने सारा काम किया और उनकी उजरतें हमने तय कराई। जो चूड़ी वर्कर की जैसे मैंने मिसाल दी आपको, उनकी उजरत तय हुई। कई दफ़ा सिंध के अंदर गैर रस्मी शोबे के मजदूरों की उजरत जो है वो तय हो गई, एक लिखत में आ गया। मिल रहा है नहीं मिल रहा अलग बात है, अलग सवाल है, वो अलग बात है, लेकिन उनकी तय हो गई। इसी तरीके से अब हम जो है वो समाजी तहफ़्फ़ुज़ के लिए बात कर रहे हैं, उसके लिए कानून साज़ी कर रहे हैं कि सिंध के अंदर जो भी रहता है, चाहे वो काम करता है या नहीं करता, या करती है या नहीं करती है, इस रियासत की, इस सिंध के, इस प्रोविंस की जिम्मेदारी है कि वो उस तमाम शहरी को जो है वो ये हक दे कि अगर वो बीमार हो तो अपना इलाज करा सके, उसको ये हक दे कि अगर वो उम्र के इस हिस्से में पहुंच जाए कि जहाँ पे वो अपना पेंशन मतलब मीन्स काम नहीं कर सकता, उसको पेंशन मिले और दूसरी मराद मिले। तो अब उसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं, उसकी तरफ हम जा रहे हैं। तो ये छोटी छोटी हासिलात हैं कि जो हमने हासिल की है और इसलिए हासिल की है कि जब हम मुनज़्ज़म हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है आप औरतों के लिए, जितनी औरतें यहाँ बैठी हैं खासतौर पर, कि तब्दीली हमारे लिए क्या मायने रखती है। अगर जिस दिन ये समझ में आ जाए आपको, तो मेरे ख्याल से मैं समझूंगी उस दिन आप जो है ना ज़हनी तौर पर खड़ी होंगी किसी चीज़ को तब्दील करने के लिए, अपने आप को तब्दील करने के लिए, अपने घर के माहौल को तब्दील करने के लिए। तो इसलिए तब्दीली जो है वो घर से शुरू होती है, क्योंकि घर ही वो जगह है कि जो हमें गुलाम बनाता है, घर ही वो जगह है जहाँ से हम जुल्म सीखते हैं और जुल्म होता है हम पर। तो वही जगह है कि जहाँ पे हम लड़कर जद्दोजहद कर कर अपने हुकूक ले सकते हैं, तो हम बाकी जगहों को भी जीत सकते हैं। बहुत शुक्रिया। तो सवाल है और लंबा हो गया, अरे और कोई नहीं हुआ, बहुत अच्छा नहीं अच्छा लगा, समझ में भी आ जाते। जी आप कुछ कहना कि चाहिए? मैं ये कहना चाहती कि अब हम जो घर में काम करती हैं तो हमारे हुकूक कैसे वाज़ेह होंगे कि हमारा टाइम तो नोट होता है, वापसी के लिए टाइम नोट नहीं होता, फिर हम मुसलसल हम उसी तरह काम करें लेकिन हमारे लिए खाने का टाइम नहीं निकाला जाता। ये नहीं कहा जाता कि अच्छा अब छोड़ दो तुम काम करो, अब खाना खा लो, अब थोड़ा सा रेस्ट कर लो, इस तरह नहीं कहा जाता। आप फैक्ट्री में काम करती हैं या घर नहीं मैं कुछ नहीं करती, मैं इनके बारे में बात कर रही हूँ। देखें पंजाब में जो है वो सिर्फ इस्लामाबाद में कानून पास हुआ डोमेस्टिक वर्कर्स के लिए। सिंध के अंदर हमने बना के दे दिया है, क्योंकि जिस जगह पे मैं बैठी हूँ वहाँ पे हम कवानीन बनाते भी हैं और उसको तरमीम भी करते हैं उसमें, तो हमने एक कानून आपको भी बना के भेज दिया है। अब जैसे ही वो पास होगा तो आप जितने भी वर्कर्स हैं, इसलिए मैंने कहा कि आप रात में जरूर रहिएगा, सीमा के साथ मेरे साथ रात में जरूर रहिएगा, कि जैसे ही वो कानून पास हो जाएगा क्योंकि सिंध असेंबली से पास होना जरूरी है। सिंध असेंबली में जब पास होता है पार्लियामेंट, जो जितने भी कानून, ये जो कानून साज क्या कहते हैं उसको, लेजिस्लेटर्स क्या कहते हैं,
जो कानून बनाते हैं हमारी, वो जब तक उसको पास नहीं करेंगे तो एक कानून की शक्ल नहीं बनता है। तो कानून की शक्ल आना बहुत जरूरी है। तो उस कानून के अंदर आपके तमाम हुकूक लिखे गए हैं कि आपको पेंशन भी मिलेगी, आपको जो है वो जो आपकी सेहत की सहूलत है वो भी मिलेगी अगर बीमार होते हैं, और वो पेमेंट जो है आपका मालिक ही करेगा। कुछ आप अपना हिस्सा डालेंगी और कुछ मालिक अपना हिस्सा डालेगा, ठीक है। तो ये बिल्कुल आपके लिए काम हो रहा है, और मेरे ख्याल से शायद 1 साल में, शायद 1 साल में उम्मीद है कि ये जो है वो पास होने की तरफ जो है वो चला जाए। तो इससे बहुत सारे मतलब कहा जाता है कि 8 लाख के करीब जो है वो घरेलू मजदूर हैं, डोमेस्टिक वर्कर्स हैं। यानी कि इनकी सेहत का भी ख्याल रखा जाए कि ये सब आएगा, वो सब उस कानून के जरिए आएगा। अगर एक दिन अगर बीमार है छुट्टी कर दे तो उसकी जगह जब उनकी संडे को छुट्टी बनती है उसको डबल बुलाया जाता है। देखिए बुनियादी तौर पे देखिए, जब मैंने कहा ना कि वक्त के साथ साथ गवर्नमेंट जो हमारे कानूनदान बैठे हुए हैं, उनको जब तक कान में आवाज नहीं पड़ती है ना, या उनको जोड़ा नहीं जाता, तब तक वो कुछ नहीं करते हैं, क्योंकि वो तो हमारे तबके से है नहीं, इसलिए उन्हें हमारी तकलीफों का, हमारी परेशानियों का अंदाजा नहीं है। तो जो होम बेस्ड वर्कर्स हैं, हम जब तक रोड पे नहीं आए ना, सड़कों पे आके जिदोजहद नहीं की है ना, तब तक इन्होंने सुना ही नहीं था। यानी अपने लिए लड़ना है, यानी अपने लिए जब तक हम इकट्ठे होकर लड़ेंगे नहीं, आवाज नहीं उठाएंगे, तब तक जो इनके कानों में जूं नहीं लगेंगे। इसलिए कुछ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जैसे लकड़ी जो होती है वो थापा फोर्स, तो उन्होंने थापा फोर्स बनाई। यानी वो सारी औरतें किसी मर्द को अगर उठाने के लिए आते हैं तो सब औरतें वो डंडा उठाती हैं और निकल पड़ती हैं, खड़ी होती हैं। उसके बाद से 1 इंच जमीन जो है वो किसी एक आर्मी ऑफिसर ने कब्जा नहीं किया है। मालिक या मौत उनका नारा है। तो ये तहरीक है उगाड़ा की, किसानों की, जो अपने हक के लिए निकली और अब तक लड़ रही है और उनसे 1 इंच जमीन भी वापस नहीं ली है। इसी तरह से लेडी हेल्थ वर्कर है, जो पोलियो के कतरे पिलाती है, इंजेक्शन लगाती है, देखा होगा ना, सुना होगा आप लोगों ने। आज से 5 साल 7 साल पहले जो है उनको मतलब उनका मर्डर भी हुआ है, तेजाब भी फेंका गया उनके ऊपर, बहुत सारा जुल्म हुआ है उनके ऊपर, लेकिन उनके सर्विस स्ट्रक्चर को बहाल नहीं किया गया था। लेकिन एक दिन जब वो सड़क पे आके उन्होंने ब्लॉक किया सड़क, उनको जेल भी लेकर गए, उनके ऊपर आंसू गैस भी फेंके गए, लेकिन जब वो निकली हैं तो अपना हक लेकर वापस गई हैं अपने घर पे। यानी आज उनका सर्विस स्ट्रक्चर बहाल हो गया, उनको अब मजदूर तस्लीम कर लिया गया है, उनके लिए हुकूक जो है बनाए जा रहे हैं और बनाए गए हैं, उनको सर्विस स्ट्रक्चर मिला है। इसी तरीके से एक फैक्ट्री चली थी 2012 में, याद है आपको? बलिया। वहां के मजदूरों ने अपने आप को मुनज़्ज़म किया, खास तौर पे औरतों ने। मर्द तो फिर सिगरेट पीने और चाय पीने इधर उधर निकल जाते थे, लेकिन तमाम रैलियों में, डिजायरों में ये औरतें खड़ी रही। पहली दफा पाकिस्तान में हर फैमिली को 20-20 लाख रुपए मिले हैं, 18 से 20 लाख रुपए मिले। पहली दफा ये पाकिस्तान में हुआ। पहली दफा इन्होंने बाहर इंटरनेशनल ब्रांड को, जो कपड़ा बनाते ब्रांड जैसे खादी है, गुल अहमद है, ये बड़े ब्रांड इस तरह के बाहर के ब्रांड होते हैं, उनको ये मनवाया है कि तुमने जुर्म किया है पाकिस्तान में, तो तुम पैसे को अदा करो। तो अब पेंशन की सूरत में उन तमाम खानदानों को पैसे मिल रहे हैं। जो वालिदैन हैं उनको 7,000 8,000 समथिंग मिल रहे हैं, और जिसके 1 बच्चा है, जिसके 2 बच्चे हैं, जिसके 3 बच्चे हैं, उस हिसाब से उन औरतों को पेंशन मिल रही है और वो हयात मिलती रहेगी उनको। तो ये बड़ा कारनामा है कि जो वो जब निकली हैं वो औरतें, तो ना सिर्फ पाकिस्तान में अपने हुकूक को मनवाया है, बल्कि जर्मनी के अंदर लॉ पास करवा दिया उन्होंने कि अब जो भी फैक्ट्री जर्मनी के अंदर कोई भी ब्रांड अगर किसी भी मुल्क जाएगा, चाहे पाकिस्तान के किसी भी मुल्क में जाएगा, वो जिम्मेदार होगा वहां के वर्कर का। ये लॉ पास हो गया जर्मनी के अंदर। तो ये इस तरह की बहादुर औरतें जब निकलती हैं तो अपने हक जो है वो सारी औरतों के, और इस तरह से घर मजदूर सड़कों पे आई हैं तो ये लॉ पास कर दिया मैंने, लॉ पास। तो ये सारी औरतों की जिद्दोजहद, और मैं समझती हूँ कि औरत जो है वो ज्यादा करप्ट नहीं होती मर्दों की तरह। मतलब वो जब हुकूक की बात करती है, जब निकलती है सड़कों पे आती हैं, तो वो हक लेकर ही मतलब लेकर वापस जाती हैं। और जो है वो मेरा मतलब ये आप कह लें, ज्यादा मजहबी वर्ड हो जाता है ये, कि भरोसा इस बात पर है कि जब औरत जो है किसी बात का तय कर ले ना, तो फिर कोई दुनिया की बातों को उसको पीछे नहीं हटा सकती है उसको लेने के लिए। आपने ऐसा देखा होगा ना कि अगर सांप कोई छोटे से परिंदे के बच्चे को डसने आता है या लेने आता है तो कैसा मारती है बंदा, या चोंच मारती है अपना। उसको ये डर नहीं होता कि सांप है या कोई बड़ा जानवर मेरे सामने है, वो सिर्फ अपने बच्चे को बचा रही है ना। तो ये इतनी हिम्मत है औरतों के अंदर कि जब वो काम कोई करने के लिए निकलती हैं तो वो उस काम को सिर्फ ना सिर्फ अपने लिए पूरा करती है, बल्कि सबके लिए जो है वो पूरा करती है। जी सॉरी।
जी देखिए सर, Wonderful, it was very informative. Thank you for this मुझे बुलाया। लेकिन यहाँ एक सवाल पूछना चाह रही हूँ, और हो सकता है शायद एक लोगों को पहले मालूम है, मुझे जो होम बेस्ड वर्कर अभी जो लॉ पास हुआ है, कुछ लॉ के पिछले दिनों को मैंने उनके ऊपर काम किया था, तो अब जस्ट वंडरिंग के इसके सर्विसेज बन गए हैं और फिर वो जो रजिस्ट्रेशन जो है ना वो स्टार्ट हो गई है। तो ये यहाँ तक तो मुझे पता चल गया था इन माय रिसर्च, लेकिन अब ये है कि ये बेसिकली लेबर डिपार्टमेंट में गए हुए हैं वो जैसे ही वेरीफाई हो जाएंगे तो इनकी एंट्री शुरू हो जाएगी। एंट्री होने के बाद जब उनको कार्ड इशू होगा तो फिर अपनी सारी फैसिलिटीज ले सकते हैं। तो अभी कार्ड में आपने 3 चीज़ें बताई, एक तो दो तीन चीज़ें जो ऑलरेडी किसी की लेबर को मिल सकती है वो तो होगी उसकी, और क्या खास तौर पे उनको फायदा होगा इससे? पेंशन मिलेगी उनको और उनकी सेहत की सहूलत मिलेगी। फायदा तो यही है ना, ये मेन चीज़ें हैं कि अगर आप मतलब सबसे ज़्यादा खर्च इसमें जाता है हमारा पैसे हेल्थ में, मतलब अगर बीमार मतलब वैसे तो हम बहुत एंड में जाते हैं, लेकिन जब जाते हैं तो फिर जमा पूंजी सबकी सब चली जाती है, तो ये बेनिफिट है इनको। दूसरा बेनिफिट ये है कि इनकी वेजेस तय हो जाएगी, जो होम बेस्ड वर्कर्स हैं खासकर उनकी वेजेस तय हो जाएंगी कि पूरे सिंध के अंदर कराची में अगर कोई जरदोजी का काम करता है या क्रॉपिंग का काम करता है, पर पीस उसको जो है वो 6 रुपये मिलते हैं, तो कराची से लेकर काशपुर तक तो 6 रुपये। फिर ये नहीं होगा कि यहाँ 6 रुपये मिल रहे हैं, वहाँ 2 रुपये मिल रहे हैं, कहीं 8 आने मिल रहे हैं, कहीं 1 रुपया मिल रहा है, ये नहीं। तो वेजेस उनकी जो है तय हो जाए, जैसे मैंने आपको कहा था पेंशन वर्कर्स के हमने तय करवा दिए हैं, वो मिल रहा है नहीं मिल रहा अलग सवाल है, लेकिन वो एक चीज़ डॉक्यूमेंट हो गई है कि 20 रुपये आपको पर थोड़े मिलने चाहिए, तो वो मिलने चाहिए। अब जिद्दोजहद में इसलिए आपको मालूम है कि यहाँ पर स्ट्रगल किए बगैर तो आपको प्लेट में रख के कुछ नहीं मिलता है, तो ले आवाज़ उठानी होती है, आपको करना पड़ता है। अच्छा मेंबरशिप का क्या तरीका है? ये हमारी दिलचस्पी की बात है, यहाँ पे इस तरह की खवातीन बैठी हैं, चीज़ों का हिस्सा है, शायद 10वीं शोबे का हिस्सा है, तो मेंबरशिप का क्या तरीका है? हम कैसे आपके मेंबरशिप हासिल कर सकते हैं? बहुत इजी है, जो घर मजदूर है वो मेंबर बन सकता है हमारा। कोई फॉर्म फिल करना होगा कुछ? हाँ फॉर्म होता है हमारा, फेडरेशन का और यूनियन के फॉर्म्स होते हैं, तो वो फॉर्म्स उनको भरने होते हैं, और चंदा होता है, वो चंदा देना पड़ता है, उनको तय करते हैं कि कितना आप दे सकते हैं वो सारे। तो उसके नतीजे में फिर तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाता है। उनके राइट्स के लिए जो है ना हम बात कर रहे होते हैं, उनकी आवाज़ उठा रहे होते हैं, कुछ तबीयत का सिलसिला होता है, उनका तबीयत कर रहे होते हैं, या कोई बेनिफिट कुछ भी आ रहा होता है तो वो उस तरीके से मिल रहे होते हैं। और किसी का कोई सवाल, कोई बात करना चाहेगा? स्टूडेंट्स में से कोई कुछ कहना चाहेगा? मैम एज अ सोशल वर्कर सोशल वर्कर तो मैं चाहूँगी कि हमें कोई ऐसा प्लेटफॉर्म या कुछ ऐसा जो स्टूडेंट लेवल का हो, मतलब कि बीइंग ए स्टूडेंट में क्या ऐसा पार्टिसिपेट करूँ कि जैसे आप कोई फॉरम वगैरह करेंगे या आगे मैं ऐसा क्या करूँ, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म या कुछ ऐसा है स्टूडेंट्स के लिए? बिल्कुल है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, बस उनके साथ जुड़ने की जरूरत है आपको। और जैसे आपने आज पहली दफ़ा मुझे देखा होगा, पहली दफ़ा आपने हमारे काम के बारे में सुना होगा, तो एक लिंक डेवलप हो गया, तो आप एक्टिविटी में आ सकती है, तो वहाँ से और लिंक आपको मिल सकते हैं। तो उस तरीके से आप जो है वो लिंक बनाकर और इस तरह से जो है वो अपने आपको क्या करना है पहले तो आप तय करें कि किस तरह का काम आपको करना है। कोई स्पेसिफिक काम होगा जिसको करना है, करना होगा, ठीक है। उस स्पेसिफिक काम के हवाले से फिर देखें कि कहाँ मैं बात कर सकती हूँ, या कहाँ मैं जुड़ सकती हूँ, या खुद से मैं क्या कर सकती हूँ। जैसे बहुत सारे इलाकों में, जैसे हमारे कुछ इलाकों में जो है वो कमेटियाँ बनी हुई हैं, और वो औरतों ने खुद बनाई हैं कि जब भी कभी कोई भी औरत का मसला आएगा हमारे इलाके में, ये 5 औरतें जो हैं वो खड़ी हो जाएंगी, चाहे उसके उन 5 औरतों के पास जो है वो फातिमा आई हो या नहीं आई, या जहरा आई हो या ना आई, वो फिर उनके लिए फिर काम करते हैं, क्योंकि उन्होंने तय किया हुआ है कि उनको क्या करना है। इस तरह से पानी का जब इशू आता है तो वो खुद खड़े होते हैं, वो लोगों को मुनज़्ज़म कर रहे होते हैं, और इस तरह से लिंक बनते रहते हैं। तो आप जो है वो जैसे आगाज़ हुआ है हमारा पहला, इस तरह के और प्लेटफॉर्म्स हैं, और बिल्कुल आप उससे जुड़ सकते हैं, और उनके साथ जो है वो अपनी बात भी दे सकते हैं, और बहुत सारी लर्निंग भी हो सकती है उसके बाद। जैसे ये बैठी हैं यहाँ पे, इनके साथ जुड़ सकती है, रिसर्च का काम करती हैं, सारा चीज़ें, तो उनसे बहुत कुछ सीखा जा सकता है। जी शबाना कुछ नहीं? ठीक है, फिर आज के इस प्रोग्राम का काम करते हैं, लेकिन अभी जैसे रिजवाना ने बात की कि हमारा लिंक किस तरह से बन सकता है,
तो आज जो आप लोगों को बुलाया गया है, ये एक लिंक बनाने के लिए ही बुलाया गया कि आज सब लोगों को यहाँ बुलाया ताकि जगह से आपकी मुलाकात हो और आपको पता चले कि इस शोबे में भी काम कितना कैसे हो रहा है और हम इस सिस्टम का हिस्सा बने। ख़वातीन की कुर्बानियाँ हमेशा से रही हैं, जो कभी भी नज़र नहीं आती हैं। पहले भी कहा था कि किसी भी गिनती शुमार में नहीं होती हैं। बच्चे हैं, बच्चे भी बहुत ज़्यादा इस गैर-रस्मी शोबे में काम कर रहे होते हैं। 2004 की फिगर मुझे खुद याद आ रही है कि कहा गया था कि 2,64,000 बच्चे जो हैं इनफॉर्मल सेक्टर में काम कर रहे हैं, जो घरेलू मुलाजिम हैं। 2,64,000, ये तादाद मज़ीद बढ़ रही हुई। ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो आप लोगों के हुकूक की बात करता है, वो लोग जो दोनों राष्ट्रीय पर काम करती है, किसी भी नौयत का कोई काम करती है, मैं भी उसमें शामिल हूँ कि हम लोग भी जो काम कर रहे होते हैं उनके हुकूक के लिए आवाज़ उठाता है। उसका भी कहना ये था कि जो घरेलू मुलाजिम है, जो घर पे जो काम कर रहे होते हैं, 83% जो है ख़वातीन होती हैं, यानी कि 100 में से 83% आप लोग हैं। हर 100 में 83 आप लोग हैं और ये तादाद दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। अभी गैर रस्मी शोबे की बात हुई कि लोग घरों में काम कर रहे हैं, बाकायदा कोई निज़ाम मौजूद नहीं है, लेकिन काम हो रहा है। मेहनत उसी तरह से ली जा रही है, लेकिन पैसे उस तरह से नहीं दिए जा रहे हैं, कुछ चीज़ें उस तरह नहीं दी जा रही हैं। तो हमेशा ख़वातीन की कुर्बानियाँ रहती हैं। एक चीज़ और ज़हन में आई जब ज़हरा आपको बता रही थी कि किस किस तरह से आप ज़राए पैदावार बढ़ाए गए, खेती बाड़ी में आप लोगों का कंट्रीब्यूशन रहा। आपको पता है जो बैनी से मुतालिक जो औजार या इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जो कटर होते हैं, जो ब्लेड होते हैं, जो चाकू होते हैं, जो ऑपरेशन थिएटर में सर्जरी के लिए इस्तेमाल होते हैं, वो सारा जो है तजुर्बा जिंदा औरत पे किया जाता है। और ये औरतें वो होती थी जो गुलाम होती थी, जिनको कोई चाहे गुलाम थी, उनको कोई पूछने वाला नहीं था, तो ये तजुर्बा उन पर होते थे। और अगर किसी औरत में कोई तजुर्बा कामयाब हो गया तो वो उसको उसी के नाम से मंसूब कर दिया जाता था, उस औजार को। बहुत सारे औजार हैं, हमें उनका नाम नहीं पता, जो मेडिकल फील्ड में वो उसको समझते होंगे। लेकिन इंतहाई तकलीफ दे बात है, वो अपनी जान से चली गई, आपने एक जिंदा औरत पे तजुर्बा किया। तो क्या आज भी हम अपने तौर पे हम पे तजुर्बे होते रहेंगे क्या? तो दीनी लानी है, जैसे कि ज़हरा ने कहा कि तब्दीली लानी है और हमें खुद से ये महसूस करना है कि हमें अपने हक के लिए आवाज़ उठानी है। हम सब कुछ नहीं कर सकते, थोड़ा बहुत तो कीजिए, आगे आइए। आज का जो सेशन रखा है और इस तरह के हमने जितने भी सेशन किए हैं आप ख़वातीन के लिए, कुछ लोगों ने मुझ पर एतराज़ भी किया कि आप सिर्फ ख़वातीन को क्यों बुलाते हैं। बहुत सारे सवालों के मैंने उसके जवाब भी मुझे देने पड़े। तो ये करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है कि आप लोग आए और बगैर किसी हेजिटेशन के, बगैर किसी झिझक के अपनी बात कीजिए और हम करते रहेंगे उसको, हम सुनेंगे, हम इसको फर्दर आगे बात करेंगे। हमारी कोई भी शिकायत है, हमारी कोई भी प्रॉब्लम है, हम इसको आगे पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो इसी तरह से हम मज़ीद सेशन भी करेंगे, जो भी हमारा टॉपिक होगा आइंदा भी आप लोगों को सहमत देंगे। आप लोग आइए और इस तरह हमारी बहुत शुक्रिया।